बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो सेशन चल रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर अपन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तैयारी रीट एग्ज़ाम की तैयारी जीत के साथ टीचिंग मेथड का सारी अपन हैंड रिटन नोट से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर कंप्लीट होंगे। इससे पहले अपन ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसे भी कंप्लीट करें। मैं चंदा डांगी आपके साथ रीट एग्ज़ाम को लेकर जय श्री कृष्णा राधे राधे के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। सिलेबस देख रहे हैं शिक्षण विधियों के अपन यूनिट ये वाली भाषा शिक्षण और भाषाई कौशल और भाषा शिक्षण मूल्यांकन, इन तीनों यूनिट को अपन पूरा विस्तार से हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करेंगे और एंड में इससे संबंधित आए हुए सारे क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा से संबंधित होने वाला है। आज हम भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले इस सेशन को शुरू करें उससे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने विधि पढ़ ली है, विधि के साथ कौशल पढ़ लिया है। कौशल में अपन ने सूक्ष्म कौशल को कंप्लीट कर चुके हैं। सूक्ष्म कौशल के साथ साथ इसके साथ अपन ने कंप्लीट किया है इससे संबंधित सारे जो कौशल थे, जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, शामपट हो गया, ये सारे कौशल अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं इसके साथ, इसके बाद अपन ने कंप्लीट किया था अधिगम के जो कौशल थे। क्या कंप्लीट किए थे? अधिगम के कौशल, जिसमें सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सुनना, सबपल, मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार कौन सा होता है, ये सारी चर्चाएं अपन अब तक इस सेशन में अपन कर चुके हैं। अब अपन जो बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। भाषा को शिक्षण से संबंधित यहाँ से परिभाषाओं से भी संबंधित प्रश्न L1 हो या L1 हो या फिर L2, इन दोनों में आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट डी, यानी कि अभी तक अपन ने A, B और C सेक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपना डी पार्ट चल रहा है भाषा शिक्षण। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें भाषा क्या है। भाषा क्या है? सबसे पहले ये भाषा जो बना है शब्द वो भाष धातु से बना है। भाष धातु से डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले भाषा किस धातु का शब्द से बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। तो भाषा परिभाषा की देखते हैं अपन। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है विचारों का आदान प्रदान, अर्थात विचारों का विनिमय का साधन भाषा है। बिना भाषा के किसी भी विचार का आदान प्रदान होना संभव नहीं है। तो जो मेन जो मोटिव है भाषा का, जो अर्थ है अपने विचारों को प्रदान करना और आदान करना, यानी कि अपने विचारों का लेना देना, ये सारे कार्य अपन भाषा के माध्यम से करते हैं। अब अपन देखते हैं रीट एग्जाम में इससे संबंधित हमारा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और उससे संबंधित क्या पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसने इस परिभाषा को दिया है। तो इन परिभाषाओं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी अपन साथ में देखते चलेंगे और साथ में ये कोशिश करेंगे कि इसी नोट्स में अभी इसी समय आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करें, एक परिभाषा है अपनी, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है स्वीट महोदय। कौन सा स्वीट महोदय? इनकी क्या परिभाषा है? पहले तो इनकी परिभाषा देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा कीवर्ड पकड़ना है, स्वीट महोदय का कीवर्ड पकड़ना है द्वंद्वात्मक। क्या पढ़ोगे? द्वंद्वात्मक। स्वीट यानी आप कोई मिठाई खाते हो तो एकदम कैसा लगता है, अच्छी सी ध्वनि आती है, आहा क्या मज़ा आ गया, आज तो गुलाब जामुन खाकर, कुछ भी खाकर तो आपकी क्या आवाज़ आई, धन्वात्मक आती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना। स्वीट में क्या आएगा आपका कीवर्ड, धन्वात्मक शब्दों का द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है, भाषा। अब बात करें सीताराम चतुर्वेदी, दूसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट, ये सारी एग्जाम में आई हुई है इसीलिए मैंने यहाँ पर संकलित की है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। सीताराम चतुर्वेदी, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यदि भाषा नहीं होती तो ये पूरा संसार क्या होता, गूंगा होता। यहाँ पर न तो कोई बोलता न कोई सुनता, बोलता नहीं तो सुनता कौन, तो ये पूरी क्या बन जाती, गूंगों का विराट। तो इसका कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। यदि अपन सीताराम नाम जपेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि अपन गूंगे, इससे अच्छा सीताराम नाम अगर अपन नहीं जपते तो इससे अच्छा अपन गूंगे होते। तो ध्यान रखना है आपको, सीताराम
गुंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के बहुत ही अपना योगदान दिया इन्होंने। तो बात करें भाषा संसार का नादमय स्वरूप है। नादमय यानी गुंजयमान होता है, कोई भी चीज़ नादमय होती है। तो ध्वनिमय संगीत है और ये हृदय के तंत्र की जनकार है। भाषा क्या है? हृदय की तंत्र की क्या है? जनकार है, जिसके स्वर से अभिव्यक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना है जो हिंदी के ये साहित्य है सबसे जनकार है, यानी कि अपने जीवन में बहुत ही इन्होंने साहित्य में योगदान देकर अपने जनकार प्रस्तुत किए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्वीट यानी धनवात्मक, सीताराम मतलब गुंगों की विराट बस्ती, सुमित्रा नंदन पंत मतलब जनकार। तो यहाँ पर 3 परिभाषाएं तो आपको याद हो ही गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो इम्पोर्टेंट लिख रखी है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने 2 परिभाषाएं दी है अपनी। इन परिभाषाओं को पहले देख लेते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है भोलेनाथ से सीधा आपको ये कीवर्ड पकड़ो, यादृच्छिक ध्वनि। भोलेनाथ के जो डमरू है उससे जो आवाज़ आती है वो एकदम यादृच्छिक ध्वनि आती है। तो आपको ध्यान में रखना है भोलेनाथ तिवारी के जो परिभाषा में वो कीवर्ड कौन सा याद रखना आपको? यादृच्छिक ध्वनि। अब बात करें दूसरी परिभाषा की। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि है, समिष्ट है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो आपको सार्थक ध्वनि आपको कीवर्ड याद रखना है। जो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया उससे यादृच्छिक ध्वनि निकलती है और वही हमारे जीवन में क्या है? सार्थक ध्वनि है। तो दोनों परिभाषाएं आपको निश्चित तौर पर याद हो गई होगी। 4 परिभाषा अपन ने यहाँ देख लिए। अब अपन 3 परिभाषाएं और अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। कोचे से आप याद रखो कोच। क्या याद रखोगे कि कोच का कार्य क्या होता है? संगठित करना, टीम क्या करना? संगठित करना। अब इसकी परिभाषा भी अपन समझ लेते हैं। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सम्मिलित ध्वनियों का संगठन है। क्या है? संगठन है। और बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा है। बाबूराम जी अपने सिंपल साधारण जैसे भाषा की क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान, जो मुख्य परिभाषा होती है उन्हीं को बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है विचारों को आदान प्रदान की बात किसने की है? बाबूराम सक्सेना ने। और बात करें प्लेटो की। प्लेटो का हमारे जीवन में शिक्षण व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे बाल विकास हो चाहे टीचिंग मेथड हो, उनमें सब में प्लेटो ने अपने जो विचार दी है एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं। अपन बात करें विचार आत्मा की, यानी कि प्लेटो सीधा दार्शनिक है तो ये आत्मा की बात करेगा। क्या बात करेगा? आत्मा की। आत्मा के मुख अध्वनात्मक बातचीत है वह यह सब धन्वात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक तो सबसे पहले प्लेटो अपने क्या है? दार्शनिक है। दार्शनिक सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं? आत्मा की बात करते हैं। और आत्मा से बात करते हुए वो धीरे धीरे अपने बाहर को आते हैं, यानी कि होठों पर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर 7 परिभाषाएं आपको याद हो ही गई होगी। कीवर्ड को लिख लें, इन परिभाषाओं को भी भले लिख दें। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए, इससे संबंधित ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, आप लिखना मेहनत नहीं करना चाहते, समय कम है, तो आप क्या करोगे? मैं इस कमेंट या लिंक आपको व्हाट्सएप लिंक ऐड कर दूंगी। ये पूरा सेशन होने के बाद पूरी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब बात करें अपन भाषा की प्रकृति के बारे में। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है, इसमें सीधा क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से भाषा की प्रकृति नहीं है। तो अपन को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात नहीं होती है। तो भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा प्रेतक संपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अनुकरण जन्य, भाषा को अपन क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे जो कोई छोटा बालक है उसके सामने अपन बार बार बोलते हैं माँ बोल, पापा बोल, धीरे धीरे वो क्या करता है? सुनता है, फिर वो सुनकर उसको क्या करता है? अभ्यास कर अनुकरण कर उससे बोलना प्रारंभ कर देता है। तो क्या है? अनुकरण जन्य है। भाषा परंपरागत है, अर्थात व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि आप उसे अर्जित कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो संस्कृत की, उसे ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ही कोई बता दोगे।
आप क्या करते हो, अर्जन करते हो यानी प्राप्त करते हो। भाषा चिर परिवर्तनशील है, समय परिस्थिति के अनुसार ये लैंग्वेज चेंज होती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तो वर्तमान में कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। अभी वर्णमाला में टोटल कितने शब्द हैं, अभी कुछ बदलाव हुआ है तो आप मुझे बताइए वो बदलाव क्या हुआ है और कितने अभी वर्णमाला में ऐड हुए हैं शब्द। अभी न्यू अपडेट आया है, इसमें मैंने शॉर्ट्स रील भी शायद डाल कर इसका बताया था। प्रत्येक भाषा का एक मानक स्वरूप है, यानी कि मैं यदि मानक स्वरूप मतलब जैसे क बोल रही हूँ तो इसका एक मानक स्वरूप भी है, यानी कि इसका एक व्यवस्थित क्रम है, चिन्ह है, उसी के माध्यम से तो पहचान हो रही है कि ये कौन सी भाषा है। तो इसका क्या होता है, एक मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में कोई कोई भाषा बोली जाती है। जैसे मेरे यहाँ पर क्षेत्र में उदयपुर में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। क्या भाषा बोली जाती है, जो हमारी मातृभाषा है वो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई न कोई भाषा बोली जाती है। आप कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब कहाँ थे अपन, ये भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। अब यहाँ पर एक जो भाषा की जो सीखने की प्रकृति है वो कैसी होगी। सबसे पहले अगर आप अभी आपने हिंदी लैंग्वेज ले रखी है फर्स्ट लैंग्वेज में, और सेकंड लैंग्वेज यदि आपने संस्कृत या फिर इंग्लिश ली है, और इंग्लिश, इन दोनों में से यदि आपको शुरू में आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, इसमें कोई टेंस सीख रहे हो, इसमें कोई धातु रूप सीख रहे हो, तो प्रारंभ में आपको क्या लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा। और धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होती है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। भाषा हमेशा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर से बढ़ती है। ये सारे क्या है, शिक्षण सूत्र है। क्या है, शिक्षण सूत्र। अब अपन बात करें भाषा कितने प्रकार की होती है, तो अपन मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, भाषा एक तो होती है अपनी मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इनमें हल्का सा भेद है, वर्तमान में हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हिंदी है जो हमारी क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। यहाँ पर अपन मातृभाषा से संबंधित देखते हैं। बालक जन्म लेते ही माँ के मुख से जो भाषा सुनता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपकी मातृभाषा कौन सी है। अब अपन बात करें राजभाषा की। राजभाषा किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, सारा जो उस देश का या उस राज्य का जो सारी शिक्षा व्यवस्था हो गई, प्रशासन हो गया, न्याय की भाषा होगी, वो क्या होगी, उस भाषा में होगी, तो उसे राजभाषा कहते हैं। अपने यहाँ की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, क्योंकि हिंदी का क्या होता है, हमारे शिक्षा, प्रशासन, न्याय सभी में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना चाहिए। आप मुझे बताइए अपने संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अपनी जो हिंदी भाषा है वो भाग 17 अनुच्छेद 343 क में है, और 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 14 सितंबर को। अब इधर बात करें राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, जिस भाषा को राष्ट्र बहुसंख्यक वर्ग बोलता है या समझता है। 10 ऐसे राज्य जहाँ की राजभाषा क्या है, अपनी हिंदी है। और द्वितीय भाषा जिसमें हिंदी, 3 ऐसे राज्य जहाँ पर सेकंड लैंग्वेज है, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। गुजरात में फर्स्ट लैंग्वेज तो उनकी गुजराती हो गई, सेकंड लैंग्वेज जो उनकी है वो कौन सी है, हिंदी है। और इसी के साथ अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, इन दोनों जगह पर सेकंड लैंग्वेज अपनी हिंदी है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जिसमें अपन अन्य राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र से क्या करते हैं, किस लैंग्वेज में अपन बात करते हैं। तो सभी जगह कौन सी भाषा चलती है, अपनी अंग्रेजी भाषा चलती है। अब इसके सिद्धांत भी अपन देख लेते हैं। भाषा सीखने के स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, रुचियों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र अपने यूज हो रहे हैं? सबसे पहले देखें अपन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, निकट से दूर की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। इनको अपन डिटेल से बाद में देखेंगे सारे शिक्षण सूत्र को। अभी केवल भाषा के लिए रूप में अपन ने यहाँ पर इसको समझा है। बात करते हैं अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में। एक पर 2 सेकंड में अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने विधि पर बात की। विधि में भी अपन ने सूक्ष्म शिक्षण पर बात की है, और सूक्ष्म शिक्षण के कौशल पर बात करने के बाद अपन ने जो कौशल होते हैं अपने सीखने के, जैसे कि सारे, सबसे पहले अपन ने देखा था प्रस्तावना, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा अपन ने देखा था खोजपूर्ण, चौथा देखा था अपन ने व्याख्या कौशल, पांचवा प्रदर्शन कौशल देख लिया अपन ने, छठा अपन ने पुनर्बलन, और सातवां अपन ने देखा था श्यामपट्ट कौशल के बारे में। इससे क्या आइडिया रहेगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको दिमाग में एक बार प्रिंट आपके दिमाग में हो जाएगा। तो अपन ने कौशल पे बात कर लिए। इसके बाद अपन ने एक चीज पर अपन ने और बात की थी, अधिगम के कौशल पर। किस पे बात की थी? अधिगम के कौशल पर बात की थी। और अधिगम के कौशल में अपन बात करें क्या क्या बात की है अपन ने, तो अपन ने चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? LSR यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशल को अपन ने डिटेल से देखा। इनकी जैसे पढ़ना, लिखना हो गया, पढ़ने की पठन कौशल की सारी विधियों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। साथ ही लेखन के प्रकार कितने होते हैं, पठन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे लेखन में अपन ने बात की थी, प्रतिलेख की बात की थी, अनुलेख की बात की थी, श्रुति लेख की बात की थी। और पठन में अपन ने द्रुत वाचन हो गया, मौन वाचन हो गया, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली थी। इसके बाद अपन ने एक सेशन में अपन ने बात की थी भाषा के बारे में। और भाषा में मैंने आपको सबसे पहले सभी महोदय, जैसे स्वीट महोदय हो गया, सीताराम, सुमित्रानंदन पंत, भोलेनाथ, केंज, प्लेटो, इन सब की परिभाषा जो महत्वपूर्ण आपके लिए रहती है, उन परिभाषाओं पर अपन बात कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। साथ ही अपन ने भाषा की प्रकृति के बारे में बात की थी। भाषा क्या है, अर्जित है, पैतृक नहीं है, ये सारी चीजें अपन कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद अपन ने इसके प्रकार की बात की थी। और प्रकार में अपन ने क्या देखा था? मातृभाषा का उपयोग देखा था, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपन बात कर चुके थे। साथ ही अपन ने देखे थे इसमें शिक्षण सूत्र देखे थे, और इससे संबंधित अपन ने सिद्धांत देख लिए थे। यानी कि मोटे रूप में अपन ने ये मेन चीज जो अपने सामने आपके आ रही है, पार्ट ए में अपन ने विधि, कौशल बी, सी अधिगम के कौशल, ये डी। तो आज का जो हमारा सेशन है वह ई यानी कि पार्ट 5वां अपन देखेंगे। और आज भी क्या देखेंगे उसको छोटे से रूप में अपन अभी आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, एक डिक्शनरी के रूप में या फिर एक इंडेक्स के रूप में। तो आज अपन जो देखेंगे भाषा के रूप देखेंगे। और भाषा के रूप में आपको ध्यान में रखना है, अपन इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे पद्य के बारे में, फिर बात करेंगे अपन गद्य के बारे में, और तीसरा बात करेंगे अपन व्याकरण के बारे में। और पद्य, गद्य और व्याकरण, इनमें भी अपन क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनकी अपन परिभाषाएं देख लेंगे तीनों की, पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं। उसके बाद अपन इसमें देखेंगे इनके उद्देश्य क्या है, इनको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, इनमें कौन कौन सी विधियां यूज की जाती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, गद्य शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित विधि कौन सी नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रकार की, इनके महत्व की, और इसके अलावा भी अपन और जो विधाएं हैं उनकी चर्चा अपन आज के इस सेशन में करेंगे। साथ ही अगर समय नहीं बचा अपने पास, तो आज ही अपन नवीन शिक्षण विधियों के भी चर्चा इसी सेशन में अपन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नवीन शिक्षण विधियां, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो गई, टोटल 14 प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं वो अपन नवीन शिक्षण विधि में कंप्लीट करेंगे। तो आपको अभी तक ये चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हिंदी शिक्षण विधियों के अपने 3 यूनिट है, 4, 5 और 6। इनमें से एक भी पॉइंट आपके रहेगा नहीं, एक भी सेशन आपके रहेगा नहीं। ये कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, ओल्ड पेपर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इससे संबंधित आए हुए वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे इसमें कुछ भी अगर बच जाता है, यानी कि कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता है कि मैंने एक कोई चीज पढ़ा दी है उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रीड के संबंधित, अगर मैंने इतना पढ़ाया है तो इसके बाहर इतनी चीजें भी है, तो अपन उनको कवर करने की कोशिश कहाँ करेंगे, जैसे PYQ लगाएंगे और MCQ लगाएंगे टॉपिक वाइज, तो उसमें अपन उनको साथ साथ इंक्लूड करते रहेंगे। यदि आपको ये नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं तो आप एक बार सबसे पहले लिंक में जाकर
व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक बार क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस शानदार सेशन की, जो कि हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बनाया है और सुनिए, देख लीजिए। अपन ने भाषा कौशल का विकास यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। भाषा कौशल का विकास पढ़ लिया, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपयोग और भाषा दक्षता के विकास, ये आगे पढ़ेंगे अपन ने कुल मिला के भाषा वर्ड को अपन ने पढ़ लिया है। भाषा क्या होती है इसके बारे में अपन ने समझ लिया है और भाषा शिक्षण की विधि अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें गद्य, पद्य, ये सारी चीजें भाषा शिक्षण के उपागम में अपने कंप्लीट हो जाएगा। ताकि यह जो येलो कर रखा है वो सेशन आपके आज कंप्लीट हो जाएगा। अब रहेगा क्या अपने पास, भाषा दक्षता का विकास बचा रहेगा, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां रहेगी, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ये सारी चीजें बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन, इसमें क्या हो जाएगा, नवीन शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं वो इसमें अपने इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 50, इन तीनों यूनिट में से 50% का कोर्स अपने आज तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बचा है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के अब अपन शुरुआत करते हैं। भाषा शिक्षण के रूप, आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है भाषा शिक्षण के रूप कितने होते हैं। तो भाषा शिक्षण के मुख्य रूप से अपने रीड लेवल के अगर तौर पे अपन देखें तो मुख्य रूप से 3 रूप को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा व्याकरण। जो रचना है वह गद्य का ही क्या है, एक पार्ट है। तो रचना ये क्या है, गद्य का ही एक पार्ट माना जाता है। लेकिन आपके समझने के लिए अपन को मोटे रूप से देखना है, आपको पद्य पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, रचना पढ़नी है। इनकी सारे की परिभाषाएं देखनी है, इनके उद्देश्य देखना है, इनमें विधियां कौन कौन सी उपयोग में लाती है वो देखना है, इनके प्रकार देखने, इनके महत्व देखने। फिर एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा, यदि आप डिटेल से पूरी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम, बाद में आप क्वेश्चंस लगाओगे, आप शुरुआत में ही डायरेक्टली एमसीक्यू लगाने लग जाओगे तो उसमें क्या होगा, आधा अधूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर आप क्वेश्चंस लगाते हो तो फिर आइडिया लगता है कि हमने जो पढ़ा उसमें क्या कमी रह गई है, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत अपने पद्य की बात कर रहे थे अपन, और पद्य में अपन क्या होती है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होती है। देखो, छंदोबद्ध रचना होती है। एक पद्य क्या है, पद्य आपने पढ़ी होगी, कविता पढ़ी है आपने, जैसे छंदबद्ध से रचना यानी छंद से युक्त वाली रचना क्या कहलाती है, अपनी पद्य कहलाती है। इसमें क्या होता है, भाव प्रधान रचना होती है। एक लाइन इतनी सी छोटी होती है लेकिन इसमें क्या होता है, भाव अधिक होता है, तो ये क्या होती है, भाव प्रधान रचना होती है, हृदय से होती है। कोई भी कविता, जैसे कविता वाचन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे सीधे अपने हृदय पक्ष से जुड़ी हुई होती है। इसमें किसी न किसी पद्य में लय, ताल, यति, गति का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पद्य का जो मेन मोटिव है वह क्या है, रसानुभूति होना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पद्य शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य माना जाता है वह क्या माना जाता है, रस की अनुभूति होना है। यहाँ पर आपको पद्य समझ में आ गया। प्रारंभ में अपन 0 से शुरुआत कर रहे हैं कि हम मुझे ये मान के चल रहे हैं कि आपको पद्य भी बिल्कुल क्या होता है ये पता नहीं। तो अपन शुरुआत शुरू की है। और अब पद्य की जो परिभाषा है वो मुख्य रूप से वैसे आपके लेवल पर पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कभी अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो अपन मेन जो हिंदी के अपने साहित्यकार हुए हैं उनकी परिभाषा अपन देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने क्या कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य क्या है, रस से युक्त हुए अपना काव्य, यानी रसपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। जैसे पद्य के दो या काव्य के दो, क्या है, अपन इसको एक ही रूप में अपन समझने का प्रयास करेंगे। बात करें आचार्य जगन्नाथ की, इन्होंने क्या, रमणीयार्थ प्रतिपादम शब्द काव्यम, यानी कि सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अपने काव्य कहलाएंगे। आचार्य भामा, ये शिक्षण विधि, इससे संबंधित ये आपके सबसे एज इट इज यूं का यूं यूनिट आपके, यदि आपने लैंग्वेज संस्कृत ली है तो वहां पर भी आपकी ये शिक्षण विद्या यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपको हिंदी में दिला देगी, 15 क्वेश्चन आपको संस्कृत में दिला देगी, और 5, 5, 5 तीनों सब्जेक्ट में जो उपलब्धि वाला हो गया शिक्षण विद्या होगा, यानी कि 15, 30, 30, 35, 40 और 45, यानी कि यहाँ से आपके कुल रीट एग्जाम, अगर आप 45 क्वेश्चंस, बहुत मायने रखता है शिक्षण विद्या आपके लिए। तो शिक्षण विद्या को एकदम लाइटली नहीं लेना है, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगाना है, इससे संबंधित नोट्स भी तैयार करने हैं, इससे संबंधित आपको तैयारी भी करनी है। आचार्य भामा क्या कहते हैं, शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थपूर्ण शब्द ही क्या है, काव्य, यानी किसी भी चीज का शब्द का अर्थ है तो उससे पूर्ण है तो वह क्या है, काव्य, इन्होंने कहा। और H.W. ऑर्डन ने क्या कहा, शब्दों से खेलना ही कविता है। सबसे अच्छी ऑर्डन, यानी कि आपको याद भी रह जाएगी, शब्दों से खेलना ही क्या है, कविता है। हमारे हिंदी की सबसे
शानदार चीज यही है कि शब्दों का ही पूरा खेल है। तो पद्य के बारे में अपन ने यहाँ पर देख लिया, इनकी परिभाषा अपन ने देख ली है। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे विशेषज्ञ माने जाते हैं। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रसा दशा अवस्था कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था वाणी का विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, यदि एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो इससे संबंधित परिभाषा आपसे निश्चित तौर पर पूछेगा। मैंने आपको बताया था पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति। मुख्य उद्देश्य पूछ ले, पद्य शिक्षण से डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रसानुभूति ही क्या है, मुख्य उद्देश्य है। फिर बात करें सेकंड, सौंदर्य अनुभूति होनी चाहिए। शिव सत्यम शिव सुंदरम की भावना पैदा करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। डायरेक्टली प्रश्न आया था, कल्पना शक्ति विकास करने के लिए हिंदी शिक्षण में किस विधा का प्रयोग किया जाता है, किस रूप का प्रयोग किया जाता है, पद्य गद्य व्याकरण रचना। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कल्पना शक्ति का विकास किस में होगा, आपका पद्य शिक्षण में होगा। किस में होगा, पद्य शिक्षण में। पूर्ण मनोयोग के साथ कविता सुनने योग्य बनाना, कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, कविता सर्जन की शक्ति यानी सृजन शक्ति भी इसमें डेवलप होगी, कविता के विभिन्न शैलियों से परिचय करवाना, छंद अलंकार आदि रसों का ज्ञान देना है। छात्रों में देश की संस्कृति धर्म दर्शन आदि की जानकारी भी देना पद्य शिक्षण का। यहाँ पर अपन ने पद्य शिक्षण के जो उद्देश्य मोटे रूप से आपको कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फ्री में नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी। तो आपकी इसकी प्रिंट निकाल लेना, लगभग 93 पेज है और ये पेज आपके लिए इसमें आप क्या करोगे, इनके साथ साथ अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें ये चीज ऐड करनी है तो वहां पर आप आराम से पेन से, इतनी जगह तो है कि वहां पर आप पेन से आप ऐड कर सकते हैं। केवल आपकी फोटोकॉपी के 93 × 3 यानी 300 रुपए में आपके बेहतरीन आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका रीट प्री हो, मेंस हो या कुछ भी हो, जहां पर शिक्षण विधियों से संबंधित है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए काम आ जाएगी। पद्य शिक्षण की विधियों की बात करें तो पद्य शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि यानी कि पहली विधि कौन सी मानी जाती है, अपनी गीत विधि। गीत विधि में आखिर होता क्या है, अध्यापक बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता शिक्षण करवाता है। आपको कोई भी दोहे पद्य का जो शिक्षण करवाया जाता है वह किसके माध्यम से कराया जाता है, गीत विधि के माध्यम से। किस विधि के माध्यम से, आपको ध्यान में रखना है पद्य, आप एक पेज पे गद्य और व्याकरण, इनसे संबंधित एक एक विधियों को आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। गीत विधि किसमें है, इसमें। इस प्रकार ये सारी विधियां आपके चार्ट के रूप में आप अपने पास संकलित करके रखें। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी। गीत विधि प्राथमिक स्तर यानी कि L1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी मानी जाएगी, गीत विधि। यदि आपको कोई कविता करानी है हिंदी का, अगर अपन कोई भी बुक खोलते हैं, पाठ्य पुस्तक खोलते हैं, तो सबसे जो पहला पेज होता है वो प्रार्थना, और वह क्या होता है, एक पद्य यानी कि कविता के रूप में अपने सामने प्रस्तुत करवाया जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता। गीत विधि में कोई यहाँ पर पहली दूसरी के बच्चों को आप ऐसे अर्थ बताने नहीं बैठोगे, वहां पर केवल उनको गाकर शिक्षण करवाया जाता है। उनके रसानुभूति या सौंदर्य अनुभूति के लिए गीत विधि का उपयोग किया जाता है, वहां पर आप कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करते। दूसरी अपने पद्य में है अभिनय विधि। कौन सी विधि, अभिनय विधि। इसमें अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ अभिनय करके शिक्षण करवाता है। यानी कोई भी, जैसे अपन ने कोई भी एक जैसे ट्विंकल ट्विंकल हो गया, उनको एक्शन के साथ अगर कोई अध्यापक उसको करवा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, अभिनय विधि कहलाती है। प्राथमिक स्तर पे इस प्रकार की विधियों का उपयोग बेहतरीन रहता है। अब यहाँ पर बात आती है, एक प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर या खंडान्वय। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, खंडान्वय विधि में निम्नलिखित में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो खंडान्वय विधि है, सबसे पहले तो आपको ध्यान दिमाग में फिट कर लो, ये पद्य शिक्षण की विधि है। इसको एक और नाम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं सुकरात माने जाते हैं। खंड प्लस अव्यय किससे मिला हुआ है, खंड प्लस अव्यय। इसमें क्या होता है, उस खंड यानी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर उसको क्या किया जाता है, कविताओं छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यह शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। जो खंडान्वय विधि, निम्न ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी। तो आपको ध्यान में रखना है, जो प्रश्नोत्तर विधि है, खंडान्वय विधि, वह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। कविता की संपूर्ण विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाता है, पर कविता के मूल उद्देश्य भाव या सौंदर्य पक्ष का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का एक मुख्य दोष क्या है, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से यहाँ पर अवेलेबल करवाया, देख लीजिए आप। अब बात करें चौथी विधि कौन सी अपने पद्य शिक्षण की,
अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि ये सबसे अच्छी मानी जाती है पद्य शिक्षण में, क्योंकि इसमें आपको उस कविता का अर्थबोध साथ में करवाया जाता है। इस विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसका अध्ययन करवाया जाता है। लेकिन अर्थबोध विधि में एक कमी क्या होती है, इसमें रसानुभूति नहीं होती, आप अर्थ बताने में ही रह जाते। जैसे अभी मैं आपको पद्य पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो इसमें आपसे रस नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसमें समझते हुए किसी चीज को सीख रहे हो। पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि जो मानी जाती है वह अर्थबोध विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पद्य को गद्य की भांति पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे आती है व्याख्या विधि। कौन सी विधि? व्याख्या विधि। कविता का विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है। इसके 3 चरण है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। आपको ध्यान में हो, आपको यदि बोर्ड एग्जाम देते थे अपन, उसमें इस तरह कोई एक पद्य दे दिया जाता था और इसमें लिखा जाता था सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वो व्याख्या विधि थी, जिसमें अपन सबसे पहले प्रसंग लिखते थे, फिर उसकी व्याख्या लिखते थे और उससे संबंधित विशेष, यानी कि उसमें व्याकरण से संबंधित कोई भी चीज आई है तो वो उसमें ऐड कर दी जाती थी। प्रसंग में उस कहाँ से ली गई है, उस कविता का परिचय, कवित्री का परिचय, वो सारी लिखी जाती थी। और व्याख्या में उस पद्य से संबंधित जो भाव था उसको प्रकट किया जाता था। तो यहाँ पर इस व्याख्या विधि के उपभेद कौन से हैं? व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। इन तीनों को भी अपन अभी देखेंगे साथ साथ। तो आपको ध्यान में रखना है, व्याख्या विधि के उपभेद व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि, ये भी है। प्रसंग में मैंने बता ही दिया आपको, कवि और कवित्री का परिचय दिया जाता है। व्याख्या में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कठिन जो शब्द होंगे उनका क्या करेंगे, निवारण करेंगे। प्रवचन द्वारा कर सकते हैं। उद्बोधन, प्रवचन में क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ विलोम, पर्यायवाची, समार्थी शब्दों द्वारा बताया जाता है। और उद्बोधन क्या हो जाएगा अपना, इसमें शब्द का अर्थ सीधे न बताकर उसके साथ उदाहरण, दृष्टांत, वाक्यांश प्रस्तुत करके बताया जाता है। जबकि अपन देखें व्याकरण सम्मत में क्या होता है, इसमें द्वारा शब्द का अर्थ, संधि, उस शब्द में कोई चीजें, समास है, प्रत्यय है, वो सारी चीजें उसको डिटेल से बता दी जाती है। तो व्याख्या विधि की 3 उपभेद है, उनको भी अपन आगे देखते हैं। तीनों उपभेद में व्याख्या में अंतःकथा का भी वर्णन किया जाता है। यदि अपन व्याख्या कर रहे हैं, बीच में कोई भी स्टोरी आ गई, उसकी भी क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। इसमें छंद, अलंकार, गुण, रस, दोष, रीति आदि द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। और अंतिम में विशेष जो अपन प्रस्तुत करते हैं, इसमें प्रस्तुत कविता का क्या भाव है, इस पद्य में कौन से छंद, अलंकार का जो प्रयोग हुआ है, उसको अपन डिटेल से लिखते हैं या फिर बताते हैं। अब व्याख्या विधि के 3 उपभेद माने जाते हैं। व्यास विधि, व्यास विधि के जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं वो महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। यह विधि क्या है, व्याख्या विधि का ही क्या है, एक भाग है, या फिर उसे अपन उपभेद कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है। अध्ययन को बीच बीच में छात्रों को उदाहरण, दृष्टांत, नीति संबंधी बताने का प्रयास करता है। छात्रों को इस दशा में रसानुभूति होती है। जबकि डायरेक्टली अपन व्याख्या विधि देखें तो उसमें क्या हो रही है, इतनी रसानुभूति नहीं हो रही, लेकिन व्यास विधि में बीच बीच में उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो रस की अनुभूति इसमें हो रही है। यह विधि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती, परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है, जिसके कारण विद्यालय स्तर पर उपयुक्त नहीं मानी जाती। यानी कि एक एक चीज अगर अपन व्यास विधि के द्वारा करेंगे तो सिलेबस होना नहीं हो पाएगा। और दूसरा अपन ने उपभेद देखा था व्याख्या विधि का, तुलना। क्या देखा था, तुलना। इसमें क्या होती है, तुलना विधि व्याख्या विधि का ही एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों को समभाव वाली रचनाओं के साथ तुलना करके अध्ययन करवाता है। तुलना 3 प्रकार से की जाती है, कवि की अन्य रचना के साथ तुलना, अन्य कवि की रचना के साथ तुलना और अन्य भाषा के कवि की रचना के साथ तुलना। यानी आपस में तुलना करते हुए किसी चीज को शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि द्वारा छात्रों में रसानुभूति होती है। और यह विधि भी किसके लिए उपयोगी, अपने माध्यमिक स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में अध्ययन करवाने के लिए अध्यापक को स्वाध्यायी और पारंगत होना आवश्यक है। बात करें व्याख्या विधि का तीसरा रूप जो अपन बात कर रहे हैं, समीक्षा विधि। समीक्षा विधि क्या है, जिसमें क्या होगा, अपन उस चीज के बारे में गुण, उसके दोष और स्वयं के जो विचार है, उन तीनों का जो मिला रूप होता है वह कहलाता है किसी चीज की समीक्षा करना। समीक्षा विधि एक व्याख्या विधि का ही क्या है, एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। छात्र स्वयं कठिन शब्द, अर्थ, छंद, अलंकार की जानकारी व विषय वस्तु की समीक्षा करता है। यानी बालक स्वयं करके देख रहा है समीक्षा विधि में। इस विधि में छात्र सक्रिय, अध्यापक निष्क्रिय। जहां पर छात्र सक्रिय वहां पर वो क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक होती है।
तो ये ध्यान में रखना, मनोवैज्ञानिक विधि है ये समीक्षा विधि, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। पद्य शिक्षण के लिए जो प्राथमिक स्तर पर मेन मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, गीत विधि सबसे मुख्य। अब अपन बात करें पद्य शिक्षण की, अपन ने 8 विधियां देख ली है जो क्या होती है, उपयोगी होती है। अब पद्य शिक्षण के प्रकार भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पद्य शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, अपन को कौशल पाठ करना, क्या होता है, कौशल पाठ करना, रस पाठ करना, बोध पाठ करना, या फिर उपयोजन पाठ। अब एक एक को अपन डिटेल से देखते हैं। कौशल पाठ क्या होता है, इसमें क्या होता है, कविता के स्वर और भावों के भंगिमाओं के साथ कविता पाठ सिखाने के लिए यह पाठ उपयोगी, यानी कि कविता को किस प्रकार अपन बोल रहे हैं वह क्या लाती है अपना कौशल पाठ। यानी कि अपन ने कविता कवित्री जैसे कुमार विश्वास, उनके जो कविता कहने का जो ढंग है वह क्या है, उनका कौशल है। उनकी सारी चीजों को अपन देखते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें प्रार्थना सभा, उत्सव, कवि गोष्ठियां, बाल सभा आदि में कविता पाठ करने का कौशल डेवलप करने के लिए किया जाता है। जो पद्य का जो मेन मोटिव है वो कौशल डेवलप करना है कि बच्चे उसमें रचना कर सके, उसके लय के साथ पढ़ सके, उस गति के साथ पढ़ सके, ये कहलाती है कौशल पाठ। अब बात करें नेक्स्ट रस पाठ की। रस में क्या हो जाएगा, ऐसी कविताएं में कठिन शब्दों का अधिक नहीं होता है, यानी कि उसमें बच्चों को रस आता है, किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है उस चीज को पढ़ने में, तो वो कवि कहने का यानी कि वह पद्य किस लिए कर बनाया जाता है कि रस आए, यानी कि छात्र सामान्य ढंग से ही रसानुभूति तक पहुंच जाए। रस पाठ, द्रुत पाठ शीघ्रता से पढ़ाए जाने वाले होते हैं। प्रबंध काव्य कविताओं में रस पाठ होता है, यानी कौशल में तो आपके क्या हो जाएगा, उसमें कठिन स्तर होगा, उसमें समझना पड़ेगा, बोलने की लय गति का ध्यान रखना होगा। लेकिन रस पाठ आपके रस के लिए बनाई जाती है। अब बात करें बोध पाठ, और बोध पाठ क्या होगा, बोध पाठ में आप किसी चीज को समझ रहे हो, यानी ऐसी रचनाएं जिसके शाब्दिक सामग्री कठिन होती है, जिसके कारण छात्र रसानुभूति तक नहीं पहुंच पाता है, बोध पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे कबीर, रहीम, इनके अर्थ यानी दोहे अपने जीवन में उतारने के लिए बताए जाते हैं। तुलसी जैसे कि कबीर हो गया, मीरा हो गया, इनके सारे जो दोहे हैं वो अपने जीवन में बोध समझने के लिए वो पढ़ाए जाते हैं, तो वो कहलाता है बोध पाठ। अब उपयोजन पाठ क्या है, उपयोजन पाठ के अंतर्गत पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ उपयोजन पाठ कहलाता है। यानी कोई पहले रचना रची हुई है उसी का ही एक पाठ अपन उपयोजन पाठ कर करवाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पठन पद्य की जो विधियां देख ली है, विधियां अपन ने 8 विधियां देख ली है, और उसके साथ ही इसकी जो इनके 4 पाठ है, पद्य के जो प्रकार है, कौशल देख लिया अपन ने, फिर अपन ने इसमें रस, बोध और उपयोजन, ये 4 चीजें अपन ने अभी तक देख ली है। अपन ने क्या पढ़ा, जो लास्ट सेशन था अपन में उसमें पद्य शिक्षण पढ़ा था, और पद्य शिक्षण में भी अपन ने क्या क्या देखी, अपन ने पद्य शिक्षण में परिभाषा देखी, परिभाषा के साथ साथ अपन ने देखे थे उद्देश्य, पद्य शिक्षण को किस लिए पढ़ा जाता है, उसके उद्देश्य क्या है उसको पढ़ा था। उसके बाद अपन ने इससे संबंधित विधियां देखी है, और विधियों में भी अपन देख ले को मोटे मोटे रूप में क्या देखा, अपन ने गीत विधि देख ली है। दूसरी अपन ने देखी थी अभिनय विधि, अभिनय विधि के साथ अपन ने प्रश्नोत्तर विधि भी देख ली है। इसके बाद अर्थबोध विधि, और अपन ने देखी थी एक व्याख्या विधि, और व्याख्या विधि के 3 रूप भी अपन ने देख लिए थे, जो क्या उनसे होती है, व्यास हो गई, तुलना हो गई और समीक्षा विधि। और इसके साथ ही अपन ने पद्य शिक्षण का एक पॉइंट अपन ने और क्लियर किया है, पद्य शिक्षण के प्रकार अपन ने देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं, 4 प्रकार देखे थे, कौशल, रसबोध, रस, बोध और उपयोजन। तो पद्य शिक्षण में अपन ने ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो नो डाउट यहाँ तक अपना सेशन चल गया है। इसके बाद अपन गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी अपन ने बहुत चीज़ें कंप्लीट की है। तो शुरुआत करते हैं। जो अपन शिक्षण विधियों को अभी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है वो ऑफिशियल अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अपन ने कंप्लीट कर लिया है। शिक्षण, भाषा शिक्षण की विधियों का अपना ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें भाषा शिक्षण के उपागम अपने गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आगे की अपन इसमें लगभग अपने 50% अपना कोर्स होने वाला है। शिक्षण विधियों की अगर नंबर 3 यूनिट की बात करें, यूनिट 4, 5 और 6,
यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण विधि की, अपन इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें से भी अपन अगर इससे 3 पार्ट में माने, पद्य शिक्षण अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इस गद्य शिक्षण को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इससे संबंधित अपना व्याकरण वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही नवीन जो भी विधियाँ हैं, लगभग 14 विधियाँ हैं, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। यानी विधि से संबंधित आपका क्वेश्चन न गलत हो, इसके लिए अपन ये सारा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये तीनों यूनिट आपकी पूरी एनालाइज करते हुए अपन इसे कंप्लीट कर लेंगे। बाद में इससे संबंधित अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। गद्य शिक्षण दूसरा अपना यूनिट का हो गया, गद्य शिक्षण। अब सबसे पहले अपन ने पद्य की बात की थी, उसमें परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें देखी थी जो इम्पोर्टेंट अपने लिए बेनिफिशियल रहेगी। बात करें यहाँ पर अपन गद्य की, तो गद्य शब्द किस भाषा से बना हुआ है, तो गद धातु से। किस धातु से बना हुआ है, गद धातु से। और इसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना, यानी स्पष्ट कहना। कोई भी चीज़ है, पद्य में क्या होता है, पद्य में कोई एक कम समय में कम लाइनों में अधिक अस्पष्ट बात प्रस्तुत की जाती है। लेकिन गद्य में क्या होता है, गद्य ऐसा पद है जिसमें आप डायरेक्टली जो बात कह रहे हैं वह स्पष्ट कहने के रूप में हमारे सामने आती है। बात करें इसके महत्व की, गद्य शिक्षण के क्या क्या महत्व है। जब अपन ने पद्य पढ़ा था, उसमें सबसे जो मुख्य था पद्य शिक्षण का, वह था रसानुभूति। क्या था, रसानुभूति। जबकि गद्य में क्या है, आप इन दोनों में कंपैरिजन अंतर करते हुए सीखोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी याद होगा। लेकिन अपन इसको कोऑर्डिनेट करते हुए अपन इसको सीखने का प्रयास करें। जैसे पद्य में क्या था, रसानुभूति थी मुख्य उद्देश्य, जबकि यहाँ पर क्या है, विचारानुभूति। क्या हो जाएगी, विचारानुभूति, यानी चिंतन से संबंधित ये अपनी गद्य शिक्षण होगा। मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास होता है। जबकि उसमें क्या था, पद्य में अपन ने देखा था कल्पना शक्ति का विकास कर रहा था। क्या कर रहा था, कल्पना शक्ति का। यहाँ पर क्या हो रहा है, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास हो रहा है। यहाँ पर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। शब्द भंडार में वृद्धि, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट करके लिखिए कि किस शिक्षण के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना, जो गद्य शिक्षण होता है वह आपके शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए उपयोग में ली जाती है। व्याकरण का ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है, लिपि का ज्ञान भी होता है, उच्चारण की शिक्षा भी इसमें दी जाती है, गद्य के विभिन्न विधाओं का ज्ञान भी इसमें होता है। और इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना उद्देश्य में, भाषाई ज्ञान व कौशलों का विकास करना भी इसके उद्देश्य या फिर इसको अपन महत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उद्देश्य और महत्व। अब अपन इसकी विधियों के बारे में बात करें, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने विधि आ रही है, यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले विधि अपनी आती है अर्थ कथन विधि। यहाँ पर आपको इस विधि को ही पूरा समझे, अर्थ कथन विधि, यानी आपको उस गद्य को पढ़ाते हुए उस अर्थ को भी समझाना है। इस विधि को क्या कहते हैं, अर्थ कथन विधि। इसमें क्या होता है, अध्यापक पाठ्य गद्य को मौखिक पठन करता है, पठन के साथ साथ कठिन शब्दों का भी अर्थ बताते रहता है। यदि आपके टीचर आपको पढ़ाते थे, जब कोई लेसन होता था उसमें अगर कोई कठिन शब्द आते थे, वो टीचर आपको शामपट पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे या उसे अर्थ बताते हुए उसका शिक्षण करवाता था। तो वह कहलाता है अर्थ कथन विधि। जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ विचारों को स्पष्ट करने के लिए भी कथन भी कहता है, यानी अपने मन से भी वहाँ पर किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए उसको अपनी लैंग्वेज में भी बता सकता है, उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार गद्य शिक्षण करवाया जाता है। अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है, बच्चा निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहता है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, अर्थ कथन विधि एक क्या है, अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या रह रहा है, निष्क्रिय रह रहा है। तो यह अर्थ कथन विधि अपने लिए बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके देखते अपन और क्या पॉइंट है, इस विधि में बच्चों को सोचने समझने के अवसर नहीं मिलते, यानी कि बच्चा यहाँ पर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। बच्चों में न तो अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होता है और न विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि अध्यापक केवल अपने स्तर का ज्ञान क्या करता है, सीधा बच्चों को डिलीवर करने का प्रयास करता है। इसलिए यह विधि क्या मानी जाती है, नीरस अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। यह किसी भी कक्षा के लिए उपयोगी विधि नहीं है। तो गद्य शिक्षण में अपन ने सबसे पहले कौन सी विधि देख ली है, अर्थ कथन विधि। अब दूसरी बात करें अपन ने व्याख्या विधि, और ये व्याख्या विधि अपन ने पद्य शिक्षण में भी देखी थी, क्योंकि व्याख्या विधि सभी जगह उपयोगी है।
व्याख्या विधि अध्यापक शब्दार्थ व अर्थ ग्रहण के साथ साथ शब्दों विचारों की व्याख्या भी करता है। वहाँ पर केवल क्या कर रहा था, लाइन पढ़ रहा था और उसमें कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तो वो कर रहा था। लेकिन व्याख्या में क्या है, कोई सी लाइन है उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेगा, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। और ये किन चरणों में होती है, तो ये ध्यान में रखना आपको 3 चरणों में कंप्लीट होती है, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। तीसरा क्या हो गया अपना, विशेष। अब इनको भी देख लेते हैं अपन ने। संदर्भ में क्या होता है, इसके अंतर्गत पाठ और लेखक का परिचय दिया जाता है। और व्याख्या के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले काठिन्य निवारण करता है। काठिन्य निवारण 3 प्रकार से किया जाता है, या तो वो प्रवचन यानी बोलकर, या उद्बोधन, या फिर व्याकरण सम्मत के संबंधित होता है। यानी व्याख्या किसकी कर सकते हैं अपन, उसमें लैंग्वेज में अगर व्याकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण जैसा आ गया तो भी वहाँ पर वो काठिन्य निवारण कर सकता है। उद्बोधन यानी अपनी भाषण यानी किसी चीज़ के बारे में उद्घोषणा कर सकता है, बोल सकता है। प्रवचन यानी वचन के द्वारा अपने बोलने की क्रिया कहलाती है व्याख्या। इसको भी अपन समझ लेते हैं। विचार के स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है, विषय वस्तु की जानकारी देता है, विचारानुभूति के प्रश्न पूछता है, वह छात्रों की शंकाओं का समाधान भी करता है। इस विधि में अध्यापक अत्यधिक सक्रिय रहता है, वह छात्र कम सक्रिय, यानी सक्रिय तो है लेकिन इतने सक्रिय यहाँ पर बालक नहीं रहते। यानी अर्थ कथन बोधन में बिल्कुल बालक क्या है, निष्क्रिय, लेकिन व्याख्या विधि में क्या है, कम सक्रिय, यानी इतनी मनोवैज्ञानिक अपन इसे नहीं मान सकते हैं। और जो व्याख्या विधि है, सबसे मेन मोटिव आपको ध्यान में रखना है, जो व्याख्या विधि है वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। आप क्लास 1 में जाकर व्याख्या करना प्रारंभ कर दोगे तो न तो आपको समझ में आएगा बच्चा क्या बोल रहा है, न बच्चों को समझ में आएगा कि हमारे टीचर क्या बोल रहा है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। और विशेष में क्या लिखते हैं, इसके अंतर्गत भाषा ज्ञान का परिचय दिया जाता है, जैसे भाषा, व्याकरण, गुण, इन संबंधित क्लियर किया जाता है। तीसरी विधि अपन देखते हैं, विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता है, इस व्याख्या विधि से इस अर्थ को भिन्न की व्याख्या विधि में अध्यापक सब कुछ अपनी ओर से बताता है, परंतु विश्लेषण विधि में अध्यापक शब्द, विचारों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है। यानी वो व्याख्या करने के लिए भी किसका सहारा लेगा, प्रश्न का सहारा लेगा, और उसके साथ बच्चों को क्या मजबूर करेगा, उसका विश्लेषण करने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। यहाँ पर बालक थोड़ा सक्रिय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बालक विश्लेषण कर रहा है तो वो क्या है, सक्रिय, और ये क्या हो जाएगी, अपनी मनोवैज्ञानिक हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, समझने, निर्णय निकालने के अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यह विधि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। छोटा बच्चा विश्लेषण करने में इतना समर्थ नहीं हो पाता, तो माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि मानी जाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, समीक्षा विधि। इस विधि में पाठ्य गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसे गुण दोष परखे जाते हैं। यानी कि किसी चीज में गुण, दोष और स्वयं के विचार, इन तीनों को अगर मिला दिया जाता है तो वह कहलाती है किसी चीज की समीक्षा करना। यह विधि स्वतंत्र विधि नहीं है, यह पूरक विधि है। इस विधि में अध्यापक निष्क्रिय रहता है, छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह भी विधि किसके लिए उपयोगी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से। विधियों से संबंधित, आपके लैंग्वेज से संबंधित पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरी लैंग्वेज देंगे और आपको निम्नलिखित में से समीक्षा विधि से संबंधित नहीं है, ये सारे ऐसे पॉइंट दे देंगे। इसमें ए बी, इसमें सी डी ऐसे मिला के दे देंगे, ए बी सही है, इसमें बी सी सही है। थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा, जो पैटर्न की प्रकृति देख रहे हैं अपन। अब यहाँ पर अपन बात करें गद्य शिक्षण की, चारों विधियां अपन ने देख ली है। अब गद्य शिक्षण का यदि अपन देखते हैं, या तो रूप के दो या फिर विधाएं के दो। कौन कौन से होते हैं, कहानी हो गई, जैसे अपन गद्य शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें अगर अपन बुक खोल के देखते हैं तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, वहाँ पर अपन को कहानी भी देखने को मिलती है, किसी चीज़ का उपन्यास, एकांकी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, स्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, निबंध, डायरी, ये सारी चीज़ें क्या है, गद्य के क्या है, रूप है। अब बात करें अपन, जो बात कर रहे हैं रीट में, ये जो ऊपर वाली सारी विधियां अपन ने देखी है वह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, कहानी शिक्षण हो गया, ये थोड़ा
अपने उस लेवल पे पहुंचेगी जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं 100% रहेगी। देखो सबसे पहले अपन बात करें कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण क्या होता है, इसके सोपान कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी 3 भी देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोध परीक्षण, यहाँ पर जहाँ पर 3 देखने को मिलते हैं, ये अगर इनमें पुनरावृत्ति और गृह कार्य को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो कहानी शिक्षण के सोपान कितने माने जाते हैं, 5 या फिर 3। कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, सबसे पहले अपन ने पद्य का महत्व देखा, गद्य का देखा, और गद्य के अंदर ही अपनी क्या है, कहानी, और कहानी का भी अर्थ क्या हो जाएगा, महत्व। सबसे मेन कहानी क्यों कही जाती है, सबसे पहले आज तो मनोरंजन और कल्पना शक्ति का विकास के लिए इसमें उपयोग की जाती है। सबसे पहले बात करें कहानी शिक्षण के लिए भी एक एक विधियों को अपन देखते हैं। सबसे पहले आती है मौखिक कहानी कथन विधि। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली अध्यापक मौखिक अपने मुख से बच्चों को कहानी सुनाता है। ये कहाँ पर लेवल पे, देखो प्राथमिक स्तर के लिए मौखिक कहानी कथन विधि कहाँ पर उपयोगी होगी, इस विधि में अध्यापक छात्रों को मौखिक रूप से कहानी सुनाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब बात करें दूसरी कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है, तो चित्र प्रदर्शन विधि। चित्र प्रदर्शन विधि में क्या होगा, कोई चित्र आपको दिखा दिया जाएगा, जैसे कि अपन ने प्यासे कौवे की कहानी देखी होगी। वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शानदार दे रखी है, पाठ्य पिक्चर दे रखे होते हैं, एक इसमें घड़ा होता है, एक कौवा होता है, इस तरह पूरी कहानी रचना के लिए उसे सिखाया जाता है, यानी कहानी बताने के लिए उसके सामने पिक्चर प्रस्तुत की जाती है, यानी चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। उसको देखते देखते बच्चा कहानी को सुनाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। इस तरह इस विधि को क्या कहते हैं, चित्र प्रदर्शन विधि। चित्रों का प्रदर्शन करके कहानी का अध्ययन करवाया जाता है। ये किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अब बात करें नेक्स्ट कहानी शिक्षण की विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने अधूरी कहानी प्रस्तुत करके कहानी को छात्रों के द्वारा कल्पना द्वारा क्या कराई जाती है, पूरी कराई जाती है। इसमें छात्र अपनी कल्पना शक्ति से अधूरी कहानी को पूरा करते हैं, जिसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह विधि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए अधूरी कहानी उपयोगी है और यह विधि उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वाचन विधि। वाचन विधि में क्या है, जिन कहानियों की विषय वस्तु तथा भाषा सरल हो उसका अध्ययन वाचन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यापक कहानी को पढ़कर उसका अध्ययन करवाता है। यह विधि किसमें उपयोगी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लिए उपयोगी है। तो कहानी शिक्षण के अपन ने बहुत सारी विधियां देख ली है। एक होती है अपनी गहन शिक्षण, गहन अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है, ऐसी कहानी जिनकी विषय वस्तु तथा भाषा कठिन होती है उनका अध्ययन गहन अध्ययन विधि द्वारा किया जाता है। यह माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। यहाँ पर कोई समझने वाली बात है नहीं, लेकिन आपको ध्यान में सब होना चाहिए। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आया नाटक शिक्षण विधि से। तो नाटक शिक्षण में क्या होता है, अभिनव तत्व, जो अभिनव तत्व है इस नाटक शिक्षण का क्या होता है, प्रमुख तत्व। यहाँ से प्रश्न बना था, नाटक शिक्षण में प्रमुख तत्व होता है अभिनव तत्व। और इसमें क्या होती है, अवस्था अनुकृति, अर्थात अवस्था का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है, अभिनय कहलाता है। नाट्य शिक्षण की कौन कौन सी विधि है, पिछली बार प्राथमिक स्तर पर नाटक की कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था। अपन देखते हैं नाटक शिक्षण में। सबसे पहले बात करते हैं अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, कक्षाभिनय और रंगमंच। कक्षाभिनय विधि, इस विधि में अध्यापक कक्षा के छात्रों द्वारा अभिनय करवाता है। दोष, विषय वस्तु की जानकारी न होना। दूसरी बात करें अपन रंगमंच। रंगमंच में क्या होता है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर पूछ ले कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको ध्यान में रंगमंच, क्योंकि इसमें क्या होता है, रंगमंच में यानी कि पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है, पात्र के किरदार निभाए जाते हैं, पूरी एक स्टेज परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। जैसे आपने रामलीला देखी है, रामलीला उसमें क्या होता है, पूरे पात्र बनते हैं, अभिनय पूरा कंप्लीट होता है। तो ये इसलिए मानी जाती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इसमें दोष क्या है, इसमें समय अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगी और धन भी अधिक लगेगा। यानी अपनी शिक्षा के लिए रंगमंच विधि उपयोगी नहीं है। शिक्षा के लिए कौन सी उपयोगी अपन देखते हैं। प्रश्न आ जाए तो शिक्षा के लिए अपने
आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक द्वारा सभी पात्रों का अभिनय करके नाटक शिक्षण करवाया जाता है। शर्त क्या है? अध्यापक का अभिनय कला में दक्ष होना चाहिए। 2, विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है। व्याख्या विधि, नाटक शिक्षण में भी व्याख्या विधि अपनी नाटक का विस्तार से अध्ययन होता है। नाटक, नाटककार का परिचय बताया जाता है। व्याख्या में काठिन्य निवारण, विषय वस्तु की जानकारी, उदाहरण, दृष्टांत, नाटकीय तत्वों की समीक्षा के बारे में विस्तार से बताया जाता है और विशेष में नाटक के सार भी बताए जाते हैं। अब यहाँ पर भी समीक्षा विधि आ रही है। समीक्षा विधि, इस विधि के अंतर्गत नाटक के तत्वों की समीक्षा की जाती है। नाटक के तत्व कौन से? 7 तो देखो आप यहाँ पर, कथा वस्तु, संवाद, पात्र, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनय। और प्राण तत्व क्या है? तो अपना अभिनव है जो इसका क्या माना जाता है? प्राण तत्व माना जाता है। एक होती है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि नाटक शिक्षण की सभी विधियों का मिश्रण है। इस विधि में व्याख्या भी की जाती है, नाटकीय तत्वों की समीक्षा भी की जाती है और अभिनय तत्वों की जानकारी भी दी जाती है। विद्यालय स्तर पर जो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इंपॉर्टेंट करके लीजिए, संयुक्त विधि। इसका एक और नाम क्या है? संगवाय विधि। कौन सी है? संगवाय विधि। अब अपन देखते हैं गद्य के पाठ के प्रकार कितने होते हैं। गद्य पाठ के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना 4 प्रकार: सृजनात्मक पाठ, वर्णनात्मक पाठ, विचारात्मक पाठ और भावात्मक पाठ। सृजनात्मक पाठ में क्या होगा? वैज्ञानिक अन्वेषण हो गई, कोई बीमारी हो गई, इससे संबंधित कोई यात्रा वृत्तांत हो गया, कोई ऐतिहासिक चीज हो गई, वो क्या हो जाएगी? अपनी सृजनात्मक हो जाएगी। और वर्णनात्मक में जैसे मेले का वर्णन हो गया, प्राकृतिक दृश्य, ये सारी चीजें क्या होती है? वर्णनात्मक पाठ से संबंधित होती है। अब अपन तीसरा देखते हैं विचारात्मक पाठ। विचारात्मक पाठ में क्या हो जाएगी? सभ्यता, संस्कृति, समाज आदि, देश प्रथा, मृत्यु भोज, अपने विचार की प्रस्तुति करने के लिए जिस गद्य की रचना की जाती है वह कहलाता है विचारात्मक पाठ। और भावात्मक पाठ, इसमें उत्साह, चिंता, साहस आदि चीज़ों को बताने के लिए गद्य बनाया जाता है, वह कहलाता है अपना भावात्मक पाठ। अब तक अपन ने गद्य की शिक्षण विधि अपन ने देख लिए, साथ ही गद्य के प्रकार अपन ने देख लिए, गद्य के उद्देश्य अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे व्याकरण से संबंधित शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों का जो टॉपिक चल रहा था उसका सेशन में अपन बात कर रहे हैं व्याकरण शिक्षण की। इसकी बात कर रहे हैं आज अपन व्याकरण शिक्षण की। और व्याकरण शिक्षण से पहले अपन ने पद्य शिक्षण कंप्लीट कर लिया है, गद्य कर लिया है। गद्य में अपन ने अलग अलग जो विधाएं होती है, जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपना तीसरा सेशन है जो कि भाषा शिक्षण के में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण से निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। व्याकरण शिक्षण, बात करें व्याकरण शिक्षण, व्याकरण का अपन देखे तो व्याकरण का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं शब्दों का अनुशासन, यानी शब्दानुशासन। बिना व्याकरण के हिंदी की कल्पना करना ही क्या है? व्यर्थ है। अपनी जो मेन जो व्याकरण है वह अपनी कहलाती है, आत्मा कहलाती है अपनी हिंदी की। और जो व्याकरण है उसके 7 हाथ माने जाते हैं। कितने हाथ माने जाते हैं? 7 हाथ माने जाते हैं। और व्याकरण शिक्षण क्या है? अपना शब्दों का अनुशासन है। व्याकरण शिक्षण में समन्वय पाठ किस प्रकार होता है? प्रासंगिक पाठ, औपचारिक पाठ और व्यवहारिक पाठ। और इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे व्याकरण शिक्षण की? तो शुद्ध प्रयोग के लिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में भाषा में व्याकरण की उपयोगिता में मुख्य तत्व कौन से है? तो आपको ध्यान में रखना है शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण आना बिल्कुल जरूरी है। अब बात करें व्याकरण का, अपन को अगर शिक्षण विधि के द्वारा अपन को देखना है तो इसकी सबसे मेन आप पॉइंट करके, अगर ऑप्शन में आगमन निगमन उपयुक्त सभी दोनों दे रखा है तो आपको आगमन और निगमन दोनों दे रखा है, उसको राइट करना है। वहाँ पर क्या होगी? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। इसके साथ ही अपन लास्ट में MCQ देखेंगे, उसमें सारी राइट और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करें व्याकरण शिक्षण की विधि की, आगमन और निगमन विधि दोनों क्या चलती है? साथ में चलती है। इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आगमन विधि अधिक दूसरी जगह भी अपने काम आती है, आपको समझना है। यहाँ पे उदाहरण के लिए आगमन क्या होगा? आ से आपको ध्यान में रखना है। आ मतलब उदाहरण, गमन मतलब जाना, यानी उदाहरण से किधर चलेंगे अपन? नियम की ओर। पहले उदाहरण आएंगे फिर क्या आएगा? नियम आएगा। यानी उदाहरण से सीधा अपन अगर नियम की तरफ चल रहे हैं वो विधि क्या कहलाएगी? अपनी आगमन। और यहाँ पे देखो निगमन, या नी मतलब नियम, क्या हो जाएगा अपना? नी मतलब क्या हो जाएगा? नियम।
नियम से अपन अगर चलेंगे, जाना यानी नियम से अगर अपन उदाहरण की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा अपना निगमन। अपने इन शब्द से ही वहां पे अपन को पकड़ना है। यदि आगमन दे रखा, आ मतलब क्या हो जाएगा अपना उदाहरण, गमन मतलब जाना, यानी किस तरफ जाना, उदाहरण से नियम की ओर। अब यहाँ पे देखो निगमन, नी मतलब नियम और गमन मतलब मैंने आपको बताया था जाना, यानी नियम से किधर जाएंगे अपन, उदाहरण की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण निगमन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। आगमन विधि में कितने चरण होते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगमन विधि में चरण होते हैं, आगमन विधि किस तरफ बढ़ती है, तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है। और इसमें कितने चरण होते हैं, दिमाग में फिक्स कर लो, 4 चरण माने गए हैं। कौन कौन से चरण है, सबसे पहले क्या आएगा अपना उदाहरण आएगा। उदाहरण का अपन क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर नियम निकालेंगे और नियम का फिर अपन क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। यानी 4 चरण आपको पॉइंट करके याद कर लो बिल्कुल। और इसी का उल्टा क्या है अपना निगमन, इसमें क्या आ जाएगा नियम, फिर आ जाएंगे उदाहरण, फिर निरीक्षण और अंतिम में क्या हो जाएगा परीक्षण। यानी निगमन और आगमन दोनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर और निगमन नियम से उदाहरण की ओर। दोनों में 4-4 चरण है, 4-4 चरण है। और इनमें कौन कौन सा, उदाहरण, निरीक्षण, नियम, परीक्षण। और इधर क्या हो जाएगा, नियम आएगा, फिर उदाहरण आएंगे, फिर निरीक्षण करेंगे और अंतिम में दोनों में परीक्षण माना जाएगा। अब इसकी उपयोगिता अपन देखें, आगमन विधि में उपयोगिता देखें तो क्या होती है, यह स्थायी होती है, जबकि नियम डायरेक्टली अपन ने बता दिए। जैसे कि अभी अपन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अपन संधि पढ़ा रहे हैं, उसमें पहले संधि का कोई नियम बता दिया मैंने, और नियम बताने के बाद अगर मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ तो वो क्या सी विधि कहलाएगी, निगमन विधि। और पहले मैं आपको 2-4 उदाहरण बता देती हूँ, फिर इसके अंतर्गत आपको नियम समझाती हूँ और समझाते हुए आपको सिखाती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा अपना आगमन विधि। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, स्थायी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जबकि यहाँ पर बच्चा अस्थायी ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर छात्र क्या है, सक्रिय, जबकि यहाँ पर छात्र क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। अब यहाँ पर अपन देखें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो आगमन विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के, जबकि निगमन विधि किसमें आएगी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। यहाँ पर कौन से सिद्धांत काम कर रहा है, खोज के सिद्धांत पर कार्य हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रटने के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर अपन एक परिभाषा भी देखते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप से और प्रयोगों के नियम का निरूपण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा हो गई। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ ले जाए व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको आंखें बंद कर कर डायरेक्ट ऑप्शन आगमन विधि है। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए व्याकरण की सबसे प्राचीन विधि अगर आपको पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी, अपनी निगमन विधि। ध्यान रखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर उसी अकॉर्डिंग अपन को देना है। तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे इसके, प्लूटो हो जाएंगे। अब बात करें अपन, यहाँ पे पूछ ले आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, तो रूप 2 है। कौन कौन से, भाषा संसर्ग विधि और समवाय सहयोग विधि। और निगमन विधि के रूप कितने हैं, तो 2, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अपन आगमन और निगमन विधि को दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप सीधे ऐसे कैसे नोट्स इसको अपनी कॉपी में भी कंसल्ट करें। फिर देखें अपन भाषा संसर्ग विधि क्या है, ये आगमन विधि के ही क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। तो अपन देखते हैं ये क्या होती है भाषा संसर्ग विधि। सबसे पहले अपन बात करें भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, तो भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, आगमन विधि का ही क्या है, एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को बिना व्याकरण की शिक्षा दिए शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न आ जाएगा व्याकरण की वह कौन सी विधि है जिसमें सीधा बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है बिना व्याकरण के ज्ञान के। तो आपको ध्यान में रखना है भाषा संसर्ग विधि, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। विद्यार्थियों को अच्छा लेखक की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है। ऐसे लेखकों को लोगों के साथ रखा जाता है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यानी भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, मोस्टली आप ध्यान रखो, सबसे पहले तो ये क्या है, आगमन विधि का रूप है। इसमें व्याकरण की शिक्षा दिए बिना व्याकरण की शिक्षा के दिए अपन ने उसको बोलना, पढ़ना, लिखना, आप जो हिंदी भाषा बोलते हो
उससे पहले क्या आपने अपने व्याकरण सीखी थी? नहीं, डायरेक्टली आप क्या करना प्रारंभ कर दिया, आपने बोलना करना, पढ़ना लिखना ये चीज़ें प्रारंभ कर दी। अपन ने जो शिक्षण विधि से पढ़ा है वो भाषा संसर्ग विधि के द्वारा ही पढ़ा। अपन को किस व्याकरण थोड़ी सिखाई पूरा। आज आप लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई भी भाषा शब्द तोड़ के वाक्य बोल देते हो डायरेक्टली। उससे पहले क्या अपन ने व्याकरण थोड़ी पढ़ी थी, व्याकरण नहीं पढ़ी थी। डायरेक्टली अपन ने क्या करा था, भाषा संसर्ग विधि, यानी डायरेक्टली अपन ने बोलना लिखना प्रारंभ कर दिया था। बात करें सेकंड रूप की, समवाय या सहयोग विधि। आगमन विधि का ही क्या है, ये रूप माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्य पद्य के साथ व्याकरण की शिक्षा देते हैं। जैसे समवाय या सहयोग विधि क्या होती है, जैसे अपन ने कोई लेसन पढ़ा, जैसे नमक का दारोगा, ये कोई लेसन अपन ने पढ़ा है। उस लेसन में आने वाले व्याकरण के शब्द हो गए, वर्ण हो गए, संधि समास, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह अध्यापक क्या करेगा, आपको दिशा निर्देश देते हुए सीधा धीरे धीरे सिखाएगा। तो ये क्या कहलाती है, समवाय या सहयोग विधि कहलाती है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय के रूप में दी जाती है। समवाय या सहयोग विधि गांधी जी के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए आप यहाँ पर, समवाय या सहयोग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको ध्यान में रखना। गांधी जी का जो बुनियादी सिद्धांत था उस पर क्या है, ये आधारित है। अब अपन बात करें सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत व्याकरण में नियम को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर व्याकरण की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। यह विधि संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्रचलित है। हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर हो रहा है, क्योंकि हिंदी विकासशील भाषा है। यह हिंदी व्याकरण को सूत्रों में बांध दिया जाए तो भाषा का विकास रुक सकता है। तो ये सूत्र विधि सबसे ज्यादा उपयोगी किस में होती है, संस्कृत में होती है। किस में होती है, संस्कृत में होती है। अब बात करें अपन आगे पाठ्य पुस्तक विधि, तो डायरेक्टली प्रश्न आता है कि सुग्गा विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है। सुग्गा मतलब जैसे रटू तोता, यानी तोता। सुग्गा को संस्कृत में हिंदी में क्या बोलते हैं, तोता। जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसे सग्गा विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्याकरण की पाठ्य पुस्तकों द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। जो कि अपने पाठ्य पुस्तक अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वह सुग्गा विधि, यानी अपने एक व्याकरण की अलग से एक बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। अपन ने गद्य पद्य गद्य और व्याकरण, इनकी शिक्षण विधि अपन ने देखी है। व्याकरण के मेन रूप से आगमन, निगमन, और आगमन में भी अपन ने भाषा संसर्ग विधि, उसके बाद अपन ने देखी है पाठ्य पुस्तक विधि, समवाय विधि, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है मोस्टली। अब बात करें अपन रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण में क्या होगी, रचना दो प्रकार की होती है। रचना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अपना किसी चीज को सर्जन करना है या फिर बनाना हो गया, जैसे मौखिक रचना और लिखित रचना। इसके अंतर्गत पत्र, लेख, निबंध, वाक्य, कहानी आदि आते हैं। रचना शिक्षण की भी विधियां अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है, ताकि अपने कोई भी चीज बाकी नहीं रहे। सबसे पहले आती है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि में क्या होता है, अध्यापक छात्रों के सामने कोई चित्र प्रस्तुत करता है तथा छात्र को उस चित्र को देखकर वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र मौखिक वर्णन करता है तो ये क्या हो जाएगी, अपनी मौखिक रचना हो जाएगी, और लिखित वर्णन करता है तो क्या हो जाएगी, लिखित रचना। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है रचना शिक्षण के लिए चित्र वर्णन विधि, क्योंकि बच्चों को चित्र देखने में शौक होता है और बच्चा चित्र में देखते हुए अपने अनुभव भी साझा करता है। अब होती है अपनी दूसरी विधि, देखें अपन रचना शिक्षण की, शब्द प्रदान विधि। इस विधि में अध्यापक अपनी ओर से या छात्रों के सहयोग से शब्द श्यामपट पर लिखता है तथा छात्रों को उस शब्दों को केंद्र में रखकर रचना करने के लिए कहता है। छात्र उस शब्द के केंद्र में रखकर मौखिक या लिखित रचना करता है। यानी शब्द प्रदान, कोई भी शब्द आपके सामने दे दिया जाता है, बच्चा उस शब्द को अपने ध्यान में रखते हुए उस पर रचना करता है। जैसे मैंने बोल दिया कमल, या फिर मैंने बोल दिया विद्यालय, तो बच्चा क्या करेगा, उस विद्यालय को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज की क्या करेगा, रचना करेगा और सीखेगा। तो ये कहलाती है शब्द प्रदान विधि। बात करें नेक्स्ट विधि का, वाक्य प्रदान विधि। इसमें क्या हो जाएगा, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा वाक्य प्रदान किया जाता है। छात्र उस वाक्य को केंद्र में रखकर रचना करता है। शब्द प्रदान में तो क्या हो रहा था,
शब्द को ध्यान में रखकर सीख रहा था बालक, जबकि वाक्य प्रधान विधि में वाक्य पूरा दे दिया जाएगा और वाक्य को ध्यान में रखते हुए रचना करेगा। ये क्या होता है, वाक्य उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त माना जाता है। जैसे कोई वाक्य दे दिया कि वर्तमान में पर्यावरण को लेकर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा वाक्य बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बच्चा इस वाक्य के इर्द गिर्द अपनी क्या होगा, रचना प्रस्तुत करेगा। यदि मौखिक करता है तो वो मौखिक रचना कहलाएगी और लिखित करता है तो वो क्या कहलाएगी, लिखित रचना कहलाएगी। बात करें अपन आगे की विधि की, जिसमें रचना शिक्षण में अनुकरण विधि है। इसमें क्या होता है, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श रचना का छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है। ये क्या होता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बच्चों के लिए उपयोगी होता है। अनुकरण विधि, अध्यापक कोई भी चीज प्रस्तुत करेगा रचना को और उसको देकर बच्चे क्या करेगा, अनुकरण करेगा, तो वह कहलाती है अनुकरण विधि। बात करें रचना शिक्षण में, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, वाद विवाद विधि हो गई, रूपरेखा विधि हो गई और एक विधि आती है मंत्रणा विधि। और मंत्रणा विधि में क्या होता है अपन देखते हैं। मंत्रणा विधि क्या है, विचार विमर्श। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों की सहायता से किसी विषय पर चयन कर गुरु और शिष्यों के मध्य विचार विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात उस विषय पर छात्रों द्वारा रचना की जाती है। यानी पहले मंत्रणा, यानी अपन कोई मीटिंग करते हैं, जैसे अपन कहीं घूमने जा रहे हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं या फिर मंत्रणा करते हैं। यानी सब मिलकर उस चीज या विषय वस्तु पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद मंत्रणा करने पर बालकों को उससे संबंधित रचना करने के लिए कहा जाता है। मंत्रणा विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है रचना शिक्षण की। हम 2024 को लेकर होने वाला है, जिसमें हम शिक्षण विधियों का सेशन अपना चल रहा है, जिसमें 3 यूनिट शिक्षण विधियों की अपनी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है। जिसमें भाषाई कौशल का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक हो गया हमारा, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हो गया, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, ये न्यू सिलेबस में इसमें ऐड किया था। अब तक अपन ने क्या यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। अपन ने भाषाई कौशल का विकास, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। साथ में अपन ने भाषा की शिक्षण विधियां और भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, इसमें अपन ने बात कर ली है। इसमें शिक्षण विधियों के अंतर्गत अपन ने पद्य की, गद्य की, व्याकरण की और रचना, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विधियां थी, इनसे संबंधित जैसे व्याकरण में अपन ने आगमन निगमन हो गया, पद में बहुत सारी विधियां अपन ने पढ़ी है, गद्य में भी पढ़ी है। लेकिन इनके अलावा भी अपने पास ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो नवीन यानी कि शिक्षण के उपागम के रूप में अपने सामने न्यू आ रही है। जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो गई, बहुत सारी ऐसी विधि है जो भाषा के विकास के साथ साथ इनमें भी विकास हुआ है विधियों में। तो लगभग अपन आज के सेशन में टोटल 14 ऐसी नई शिक्षण विधियां पढ़ेंगे जहां से भी प्रश्न आने की संभावना होती है। और यहाँ से अपनी टोटल जो विधि है वो सारा सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन इस विधि का पूरा एक मैराथन के रूप में अपन इसको ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसे आप पूरा देख लेंगे, जिससे आपको नो डाउट कोई भी चीज समझ में आ रही हो नहीं आ रही वो सारी चीज आएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वह शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित और पाठ्य पुस्तक, ये वाला सेशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के सेशन की बिना किसी देरी के साथ। हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों के बारे में। इससे पहले अपन ने पद्य, गद्य, व्याकरण, शिक्षण, रचना की बहुत सारी विधियों को अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं नवीन शिक्षण विधियां, भाषा में जैसे जैसे बदलाव होता है, विकास होता है, साथ साथ शिक्षण विधियों में भी क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं। और इनसे निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की बात कर रहे हैं, साथ ही 14 ऐसी नवीन शिक्षण विधियां जहां से अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बात करते हैं अपन अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सबसे पहले इस विधि के जो अर्थ को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अभिक्रमित का जो आशय है वह क्या है, क्रम। और किसका क्रम, जब कोई बालक है वो बालक किसी चीज को सीखता है तो उसको जो सीखने का उसका क्रम है, सीखने का क्रम को ही क्या कहा जाता है,
अभिक्रमित यानी अपने क्रम के अनुसार किसी चीज को सीखने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रम कहलाती है। यही विधि अपनी क्या कहलाती है, अभिक्रम अनुदेशन विधि। तो इसके बारे में अपन देखते हैं आखिर अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, क्या दिया, नाम कहाँ से आया, पूरी चर्चा अपन विस्तृत करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है कि क्रम के अनुसार आगे बढ़ना, यानी मैंने जो बात बताया था क्रम के अनुसार क्या करनी है, अपन को आगे बढ़ना है। इस अनुदेशन विधि में छात्र किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ता है। एग्जामिनर दे देगा क्रम के अनुसार आगे बढ़ना, छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ना किस विधि से संबंधित है, तो आपको वहां पर क्या करना है, अभिक्रमित अनुदेशन करना है। प्रत्येक शिक्षण विधि में आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके जनक क्या है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इस बार देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो अपन को उस विधि के बारे में पूरी डिटेल से समझना है कि इस विधि में कितने चरण होते हैं, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, वो पूरी अपन को देखना है। बाद में अपन वैसे भी PYQ लगाएंगे, उसमें अपन को आइडिया लग जाएगा आपको भी। तथा शिक्षण प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करना है जो छात्र के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पर बच्चों को क्या मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है, एक तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, साथ ही उसको क्या मिल रहा है, उसको अपने जो सीखा है उस प्रक्रिया में वह क्या कर रहा है, उसको पुनर्बलन का कार्य भी कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, ये प्रक्रिया क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का साकार रूप प्रदान करते हुए बच्चे को पुनर्बलन, यानी बच्चा अगर सही कर रहा है तो उसको आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा है, और गलत कर रहा है तो उसे पुनः वह क्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि यही है। जैसे आपने कोई पहले गेम खेलते थे अपन, या फिर वर्तमान में भी अपन कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एक लेवल होती है, फिर धीरे धीरे अपन अलग आगे वाली लेवल पर शिफ्ट होते हैं, यानी ये जो क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रमित कहलाती है। जैसे कि किसी बच्चे अभी शुरुआत में आया था कैंडी क्रश वाला गेम, जिसमें लेवल देखी जाती थी, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, इस प्रकार अपन आगे से आगे बढ़ते थे। यानी बच्चा जो सीख रहा था कैंडी क्रश में क्या कर रहा था कि कौन से लेवल उसे पार करने में कितना समय लग रहा है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं थी, अपने अपने अभिक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। यही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि से कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, उसमें आप देखिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय है वह किसको जाएगा, सिडनी एवं प्रेसे को। डायरेक्टली प्रश्न अगर पूछता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय किसे जाता है, तो प्रेसे यानी सिडनी एल प्रेसे को जाता है। आपको अपने नोट्स में से शामिल कर लीजिए। अगर पूछा जाए शिक्षा में सबसे पहले जो बात की जा रही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय का दिया जाएगा वो प्रेसे को दिया जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शिक्षा में, और शिक्षा में जो श्रेय जाता है वो जाता है BF स्किनर। यदि आपने मनोविज्ञान या बाल विकास पढ़ा हो, उसमें अपन ने BF स्किनर का जो सिद्धांत पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। यानी पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने एक प्रयोग किया था पुनर्बलन का सिद्धांत पर, जिसमें कबूतर को क्या मिल रहा था, सही अनुक्रिया पर क्या मिल रहा था, एक दाना गिर रहा था और वह खा रहा था। अगर वह सही अनुक्रिया करता है तो उसे क्या प्राप्त हो रहा था, पुनर्बलन के रूप में, दाने के रूप में क्या प्राप्त हो रहा था, भोजन प्राप्त हो रहा था। तो शिक्षा में जो अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत होती है वो कौन करता है, BF स्किनर करता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किसने की, तो BF स्किनर ने की थी। अगर अपन आगे बात करें, अभिक्रमित अनुदेशन में 5 सिद्धांत पर आधारित है। आपको ध्यान में रखना 5 सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उस विधि से संबंधित। तो सबसे पहले छोटे छोटे पदों में का सिद्धांत है। डायरेक्टली प्रश्न ये ऐसे दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा A B सही है, D सही है, इसमें से कोई भी एक चीज इसमें दूसरी डाल दी जाएगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना अभिक्रमित अनुदेशन विधि से है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यदि बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्रिय, अपने आप से वो लेवल पार कर रहा है तो क्या वो बच्चा सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। पुनर्बलन आप जान ही रहे हो, यदि बच्चा सही क्रिया कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, पुनर्बलन के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा है स्वगति का सिद्धांत, अपनी अपनी गति के अनुसार बालक आगे बढ़ते हुआ कोई चीज सीख रहा है। तार्किक क्रम का सिद्धांत, यानी कोई लेवल है, पहले इजी है फिर बाद में है, इस प्रकार वो आगे बढ़ रहा है। अब बात करें भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई है, तो 1963 में इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात करें अपन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि द्वारा 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रीड करता है, फिर राइट करता है, फिर चेक करता है, फिर एडवांस, फिर टेस्ट। यानी आपको इसको याद रख लीजिए, इसे RWCAT। रीड मतलब
सबसे पहले विद्यार्थी फ्रेम में लिखे प्रश्नों को क्या करेगा, आपके सामने एक फ्रेम प्रस्तुत कर दी जाएगी और इस फ्रेम में जो प्रश्न लिखे होंगे वो क्या करोगे, आप रीड करोगे। फिर उसके बाद राइट, फिर विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर को लिखता है। प्रश्न के ऑप्शन यानी A, B, C, D, इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो क्या करेगा, उसमें क्लिक करेगा। यानी सबसे पहले तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया, फिर उसने क्या कर लिया, राइट कर लिया। फिर बात आती है चेक, यानी चेक तीसरा जो पॉइंट होता है अनुदेशन का वो होता है चेक, यानी उत्तरों को चेक करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा यदि आपने क्या होगा, चेक करेगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन हो गए उसमें, जैसे द्रौपदी मुर्मू बी पर है और आपने कर दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन कर दिया, तो वह क्या करेगा, चेक करेगा। यदि गलत है तो आपको पुनः इसी फ्रेम पर भेज देगा, लेकिन अगर सही कर दिया आपने तो वह क्या करेगा, एडवांस यानी नेक्स्ट लेवल आप पार कर जाओगे, यानी नेक्स्ट फ्रॉम एडवांस में आ जाओगे और आगे बढ़ता है, पूरे उत्तरों की जांच करता है। लास्ट में जो होता है टेस्ट, यानी कि जो लास्ट में टेस्ट होता है उसमें पूरे उत्तर की आप जांच एक साथ की जाती है, यानी आपका कितना स्कोर हो रहा है, यह कहलाती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, सक्रिय साखीय के कौन जाने जाते हैं, ये सारी चीजें जानी जाती है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके जो प्रवर्तक आपको ध्यान में रखना है, रेखीय BF स्किनर, यहाँ से आप र से याद रखिए, स्किनर प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। और इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी। इस बाह्य अभिक्रमित भी कहते हैं, ये रेखीय का ऑप्शन। दूसरा अपना आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन, इनके प्रवर्तन कौन है, शाखा पे कौन बैठता है, कौआ बैठता है। कौन बैठता है, कौआ, याद रखने का ट्रिक। जैसे तो इसका कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। तो साखी अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन ए क्राउडर। ये शॉर्ट के लिए आपको बता दिया मैंने, कौआ, तो यहाँ से आपको याद रहने में इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता अध्ययन का क्या होता है, अभाव होता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है, उसे आंतरिक अभिक्रमित भी कहते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा रेखीय क्या है। इसमें विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखता है, यह विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। इसमें विकल्प का चयन होता है, यह विधि कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए है। रेखीय में क्या होता है, जैसे एक फ्रेम हो गया, उससे आगे से आगे इस तरह क्या होती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि साखीय में क्या हो जाएगा, एक हुआ, इससे अंतर्गत इस तरह अपन पूरी शाखा की तरह जैसे होता है उसमें अपन सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कहलाता है, यानी अंदर से अंदर जा रहा है, जबकि ये क्या है, बाहरी तत्व को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब अपन देखते हैं तीसरा क्या है, एक स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रतिपादक आपको ध्यान में है, मैक ग्रेकर है और ये प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आया था। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। आप ध्यान में रखो, कंप्यूटर को आपने लाकर कहाँ पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। किस पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, याद में, कंप्यूटर जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, लॉरेंस स्टूलोरो। और कहीं कहीं सिडनी एल प्रेसो भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपको मेन नाम तो ये याद रखना है, स्टूलोरो। उसके बाद अपन देखते हैं एक मैट्रिक्स अभिक्रमित अवरोह। इसमें क्या है, इनके प्रतिपादक कौन है, गिलबर्ट। कौन है, थॉमस एफ गिलबर्ट। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछना है, इसमें इजी हो जाता है। अब जो दूसरी विधि है हमारी नवीन शिक्षण विधियों में, वो आती है व्याकरण अनुवाद विधि। ये आपके संस्कृत में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले अपन ने व्याकरण की जो शिक्षण विधियां पढ़ी थी, आगमन, निगमन, और आगमन में अपन ने वापस पाठ्य पुस्तक हो गया, समवाय विधि हो गई, सूत्र विधि, ये सारी डिटेल से पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का एक और नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना है, भंडारकर विधि। भंडारकर विधि, और इसके प्रवर्तक का अगर फुल फॉर्म यानी फुल नाम आपको ध्यान में रखना, श्री कृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि। तो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा दिए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है, अपन को डिटेल से देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। डायरेक्टली ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था लैंग्वेज के रूप में।
इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। पहले तो क्या दिया जाएगा बच्चों को, व्याकरण का, उसके सिद्धांतों को समझाया जाएगा, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनुवाद विधि। यानी व्याकरण अनुवाद विधि का कहने का रीजन क्या है, क्योंकि पहले उनको क्या दिया गया, व्याकरण में सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया, उसके बाद उनको मातृभाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। बात करें इस विधि में पढ़ने व लिखने पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इस विधि में व्यावहारिक पक्ष उपेक्षित होता है, यानी सुनना और बोलने पर बिल्कुल कम कार्य किया जाता है, जबकि इस पर केवल सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। यह विधि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था पूछ ले तो जॉन बेस्लो द्वारा इस विधि का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। यह विधि संस्कृत भाषा से है। मैंने कहा था ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत यदि आप लैंग्वेज लेते हो तो उसमें भी आपको यह विधि पढ़नी है। यह क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो अपन ने अभी तक दो विधियां देखी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दूसरी अपन ने देखी है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। अब अपन बात करें तीसरी विधि। यह विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाएगी, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। प्रत्यक्ष विधि, इसके लिए क्या कहा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी क्या है, इस विधि को और किस नाम से जाना जाता है, निर्बाध सुगम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निर्बाध सुगम यानी डायरेक्ट मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है तो आपको ध्यान में रखना है, गुइन महोदय। कौन है, गुइन महोदय। कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, 1901 ईस्वी में दिए। तो इस विधि का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि का आपको ध्यान में रखना है, लैंग्वेज इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इस विधि को मानने वालों का मत है, जिस प्रकार बालक मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा भी सिखाई जा सकती है। इस विधि में अनुवाद निषेध, यानी आपको कोई इंग्लिश पढ़ा रहे, डायरेक्ट आपको वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है। उसमें आपको न तो उसमें डायरेक्टली अर्थ बताएगा, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन अगर समझाना भी है तो भी आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिखाएगा। तो क्या होगा, इसमें बच्चा अनुवाद निषेध होता है। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले, किस भाषा में सिखाते वक्त अनुवाद निषेध होता है, या फिर अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले किस विधि का उपयोग किया गया, या फिर पूछ लिया जाए प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा सिखाई जाती है, जिसमें बालक को मातृभाषा सिखाता है, तो किसमें मानी जाती है, तो वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इस विधि का मत है, जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा सीखेगा वैसे का वैसा क्या करेगा, सेकंड लैंग्वेज भी अपने आप सीख जाएगा। तो इसमें क्या, किस पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें क्या, किस पे जोर दिया रहा था, सुनने और पढ़ने पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इस विधि को सुगम विधि भी कहते हैं, जैसे कई ये शब्द देखा जाता है, साम्रत्र विधि। इस विधि प्राकृतिक विधि या निर्बाध विधि के भी नाम से भी जानी जाती है। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का मूल इकाई, डायरेक्टली पूछ ले प्रत्यक्ष विधि की मूल इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखनी है, वाक्य क्या है, इसकी मूल्य विधि है। अब बात करें, इस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टली पूछ लिया जाए किस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो आपको डाउन बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगाना है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जा सकता। बंगाल में इस विधि की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, किसने की थी, टिपिंग ने की थी, और बंबई में फ्रेजर द्वारा, मद्रास में येट्स द्वारा। ये शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी जो अपनी भाषा आती है, यानी भाषा में चौथा जो अपनी नवीन शिक्षण विधियों में आता है, द्विभाषीय विधि, और इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं वो माने गए डॉडसन। कौन माने गए हैं, डॉडसन। इस विधि में क्या होता है, द्वितीय भाषा का जो ज्ञान देते समय कहीं कहीं अनुवाद और कहीं कहीं प्रत्यक्षीकरण का सहारा भी क्या लिया जाता है। तो इस गुणों को ध्यान में रखते हुए एच.एन. शास्त्री ने इसे व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य सेतु कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य का सेतु किस विधि को नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि एक व्याकरण अनुवाद विधि भी इंक्लूड हो गया, प्रत्यक्ष विधि भी हो गया, और ये किसका मिश्रण में कहाँ पर अपन को दिखने को मिल रहा है, द्विभाषी विधि में यह देखने को मिलेगा। बात करें द्विभाषा विधि, भारतीय परिवेश में अपने लिए क्या है, ये सर्वोत्तम है विधि, द्विभाषी विधि। तो यहाँ पर अपन ने द्विभाषी विधि देख ली है। नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं वाचन विधि। और वाचन विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाया लिखाया जाता है। ये अपन जो प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं नीट, वहां पर क्या है, वाचन विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वाचन के द्वारा ही हमने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को परिचय किया था। और वाचन किस प्रकार होता है, 2 प्रकार से। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था वाचन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वाचन 2 प्रकार का होता है, एक स्वस्वर वाचन, एक
मौन वाचन। और स्वस्वर वाचन क्या होता है? उच्च स्वर में उचित आरोह अवरोह लय ताल बालाघात और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं? पढ़ना। और स्वस्वर वाचन व्यक्तिगत यानी एक अकेला बंदा भी वाचन कर सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। और सामूहिक का एक वर्ड होता है समवेत वाचन। और बात करें व्यक्तिगत वाचन, ये क्या होता है? आदर्श वाचन भी हो सकता है और अनुकरण वाचन भी हो सकता है। अब बात करें मौन वाचन की। मौन वाचन पूछा था, मौन वाचन इनको इतना लाइटली नहीं लेना है, प्रश्न पूछ लेते हैं। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? मौन वाचन क्या होता है? बिना होठ हिलाए मन ही मन में उचित आरोह अवरोह, यानी मन में भी अगर अपन पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या पढ़ रहे हैं? भाषा को आरोह अवरोह के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं मन में केवल देख लिया अपन ने, लेकिन वो क्या अपने रूटीन में आ जाता है तो अपन मन में भी क्या पढ़ते हैं? आरोह अवरोह लय ताल आदि का प्रयोग करते हुए अपन पढ़ते हैं। और मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में क्या होता है? विषय वस्तु क्या होती है? कठिन होती है, उसको समझने के लिए धीरे धीरे अपन उसको कंप्लीट करते हैं। अपन ने पहले इनके वाचन में देख लिया था। अपन ने द्रुत वाचन क्या है? विषय वस्तु सरल होती है, एग्जाम से पहले अपन पूरी बुक 1 घंटे में अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एग्जाम से पहले? वह क्या है? द्रुत वाचन। और अभी वर्तमान में अपन क्या कर रहे हैं? गंभीरता से एक एक नोट्स एक एक विधि को अपन समझ रहे हैं। ये हो गया अपना गंभीर वाचन। अब वाचन विधि में भेद, यहाँ पर अपन देखें संश्लेषण विधि 2 प्रकार की होती है। अक्षर बोध विधि, इसमें अपन देखते हैं अक्षर बोध में क्या होगा? इस विधि के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराता है, विद्यार्थी अक्षरों का बोध हो जाता है, तो उसके पश्चात अक्षरों को जोड़कर पढ़ाना सिखाता है। जैसे पहले सबसे अक्षर बोध विधि में क्या होगा? ये आपके प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी वर्णों का ज्ञान करवा दिया, फिर इनको जोड़कर एक वाक्य शब्द बनाना सिखा दिया, तो ये एक विधि नीरस मानी जाती है। इसमें क्या वर्णों का बोध कराकर अक्षर बोध करा दिया, उसके बाद अपन उसको पढ़ने पर दे रहे हैं जोर। अब बात आती है ध्वनि साम्य विधि। आती है कौन सी? ध्वनि साम्य विधि। और ध्वनि साम्य में क्या होता है? ये किसने दिए? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है माइकल सेमर। इसमें क्या करते हैं? अध्यापक विद्यार्थियों के सामने ऐसे वर्णों को रखता है जिनके उच्चारण में समानता है, जैसे कल चल बल फल, समान उच्चारण, यानी उसको कैसे पढ़ना है वह सिखाया जाता है ध्वनि साम्य विधि में। बात करें नेक्स्ट विश्लेषण। अब बात करें विश्लेषण विधि। और विश्लेषण में सबसे पहले आती है कहानी विधि। इसके अंतर्गत छात्र कहानी को विश्लेषित करते हुए वाचन करता है। अब बात करें नेक्स्ट विश्लेषण में क्या आएगा? वाक्य विधि। वाक्य विधि या फिर वाक्य विश्लेषण विधि, इसमें वाक्य क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। और कविता विश्लेषण विधि कविता का विश्लेषण करते हुए पढ़ेगा। ये प्रश्न आई थी, डायरेक्टली पूछा था, एक महत्वपूर्ण करके लिखिए अपने प्राथमिक स्तर के लिए। यह विधि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इसको। देखो और कहो विधि, इसी को कहा जाता है साहचर्य विधि। और साहचर्य विधि का डायरेक्टली पूछ लिया था साहचर्य विधि का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है, इनके प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी। और ये कहाँ की है? इटली। और इसमें क्या है? इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने चित्र वस्तुएं खिलौने ये चीजें रखता है जो बालक ज्ञान परिधि के भीतर होता है। यानी कि बच्चा है उसके सामने कोई भी चित्र रख दिया, कोई भी वस्तुएं रख दी, वस्तुएं रखने के बाद कोई खिलौना रख दिया, ये चीजें रखने के बाद बच्चों को शब्द का क्या करवाया जाता है? ज्ञान करवाया जाता है। फिर छात्रों को कहा जाता है वस्तु और चित्रों को देखो और कहो, संबंधित कार्ड मिलान, यानी कार्ड बना दिया जाता है। इस पर कमल लिख दिया और यहाँ पर अपन ने कमल रख दिया, तो बच्चा उस कार्ड को मैच करते हुए या फिर इसके पीछे ही अपन कार्ड बना देते हैं और इसे बोलते हैं देखो और कहो विधि। क्या बोलते हैं? देखो और कहो विधि। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए। एक आती है अपनी अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में आदर्श का अनुकरण किया जाता है। अनुकरण 3 प्रकार से होता है, उच्चारण अनुकरण, लेखन अनुकरण और रचना अनुकरण। बात करें एक एक चीजों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण अनुकरण। और उच्चारण अनुकरण क्या होगा? उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है, छात्र अध्यापक के वाचन के अनुकरण करता है। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है विधि। अब बात करें लेखन अनुकरण की। लेखन अनुकरण से डायरेक्टली प्रश्न बने थे, एक एक चीज अपन समझते हैं। लेखन अनुकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वतंत्र अनुकरण और एक होता है रूपरेखा अनुकरण।
स्वतंत्र अनुकरण में क्या हो जाएगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक शाम पट पर या स्लेट पर कॉपी में कहीं पर भी वर्ण या शब्द लिख दिया जाता है, छात्र उस वर्ण को शब्द को वैसा का वैसा लिखने के लिए कहता है स्वतंत्र। यदि आपके पास में एक कॉपी या फिर चार्ट है, आपने क ख ग ऐसा लिख दिया, बच्चा क्या करेगा, इसका अनुकरण करते हुए सीखेगा, ये कहलाता है स्वतंत्र अनुकरण। अब बात करें रूपरेखा अनुकरण। कौन सा, रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक वर्ण शब्द की रूपरेखा बनाकर देता है, छात्र उसके ऊपर घोटता है। यानी बच्चे के सामने ऐसे डॉट डॉट आपने किया हो, ऐसे उसको अगर सिखाना है तो ये क्या हो जाएगा, रूपरेखा। बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर, रूप के ऊपर क्या करेगा, एज इट इज घोटेगा और सीख जाएगा। तो ये कहलाता है रूपरेखा अनुकरण। लेखन अनुकरण में प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करें रचना अनुकरण। रचना अनुकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है, छात्र शैली का अनुकरण करते हुए रचना करता है। यह किसके लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है। बात करें नेक्स्ट विधि अपनी कौन सी है, एक भी विधि आपके नहीं रहेगी क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अपन हैंड रिटन से चल रहे हैं, एक एक विधि को डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच जाएगा PYQ में अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। बात करें, मोरियल ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों को विद्यालय में 3 कौशलों को विकास तो अच्छी तरह से हो जाता, लेकिन वाचन कौशल का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वाचन कौशल का विकास करने के लिए मोरवेल ने जिस विधि का प्रतिपादन किया वह कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जो बच्चा है वो विद्यालय में तीनों कौशल का विकास हो रहा है, लेकिन वाचन कौशल में बच्चा क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। तो इस विधि को के द्वारा इस कौशल की पूर्ति के लिए बनाया गया। तो पर्यवेक्षित विधि का जो मेन मोटिव है वाचन कौशल पर कार्य करना है। तो अपन बात करें इसकी आगे, अपन इस विधि में अध्यापक पर्यवेक्षित की भूमिका में रहता है, छात्र मौन रहकर विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इस विधि में शिक्षक बालक को सभी प्रकार से संतुष्ट करता है। अब इसमें जो परिभाषाएं है वो महत्वपूर्ण आई हुई है, वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही क्या कहलाता है, पर्यवेक्षित कहलाता है। इसके गुण अपन देखते हैं। इसमें क्या होगा, स्व अध्याय की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है, यह तीव्र गति से चलने वाली विधि है, शब्दकोश मानचित्र देखने की कुशलता का विकास होता है इसमें। और इसके दोष अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से, पद्य व व्याकरण के लिए क्या है, ये अनुपयोगी है, समय अधिक लगता है, लेखन कौशल का इसमें क्या है, अभाव है, क्योंकि ये किस पर कार्य कर रही है, वाचन पर कार्य कर रही है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी। तो अपन ने पर्यवेक्षित विधि भी देख ली है। अब बात करें अपन मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि अपन ने पूर्व में देखी थी साहचर्य विधि, इसको अपन डिटेल से यहाँ पे वापस देख लेते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ की, अपनी इटली की। यह लेखन कौशल विकास के लिए विधि है। तो सबसे पहले साहचर्य विधि में जो मेन मोटिव है वो किसके लिए, लेखन कौशल के लिए। विद्यार्थियों को कलम पकड़ने का अभ्यास करवाया जाता है, रेखाएं खींचना सिखाया जाता है, तिरछी सीधी गोल, यानी बच्चे को ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये 4 चीजें अपन ने सिखा दी तो बच्चा कोई भी वर्ण अपने आप सीख जाएगा। विद्यार्थियों को आनंद अनुभूति होती है। इस विधि में रेजमाल के गत्ते को इस प्रकार काटा जाता है, वर्णों की आकृतियां उभरी, फिर विद्यार्थी उभरे हुए भाग अंगुलियों को घुमाता हुआ सीखता है। वर्णों की आकृति वाला उपकरण होता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को वर्णों की आकृति वाला उपकरण देता है। ये सारी पूरी डिटेल है। विद्यार्थी चौक को गिलाकर वर्णों की आकृति भरता है, फिर सूखने पर उस उपकरण से वर्णों के बाहर निकलता है। ये सारी पूरी प्रक्रिया है। इससे संबंधित मौर्य मॉन्टेसरी से संबंधित पूरा डिटेल से मैंने एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया हुआ, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी अपन देख लेंगे बाद में। बात करें, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, खर्चीली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लग रही है और इसमें समय निश्चित तौर पर अधिक लग रहा है। मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 45 दिन में मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 4 से 5 दिन में लिखना और 1 से 5 दिन में पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब बात करें अपन किंडरगार्टन विधि की। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो न्यू विधियां हैं इनसे निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। किंडरगार्टन विधि, इसमें क्या है, इसका एक और नाम क्या है, बालोद्यान विधि। अब इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, फ्रोबेल, जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के। इसमें किंडर का अर्थ क्या हो जाएगा,
किंडर क्या हो गया, पौधे, और गार्डन मतलब बगीचा, क्या हो गया, बगीचा। तो इससे पौधों का बगीचा, तो इससे संबंधित ये पूरी विधि है। जिस प्रकार माली बगीचों को उचित देखभाल करता है जिससे पौधे का क्या होता है, विकास, उसी प्रकार एक अध्यापक द्वारा छात्रों को उचित वातावरण देने के लिए छात्रों का स्वतः ही विकास हो जाता है। जिस प्रकार एक माली होता है वो पौधे को उस बगीचे में डेवलप करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है, उसी प्रकार विद्यालय क्या है, हमारे अध्यापकों का एक बगीचा है जिसमें बच्चे क्या है, यहाँ पर किंडर, वो हमारे लिए क्या है, पौधे, इसके लिए अपन को कार्य करना है। इस विधि में बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों, खेल खेल के माध्यम से क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें मैंने पहले बता दिया आपको, किंडर कौन है, पौधे, जो कि अपने क्या है, बालक, और गार्डन हमारा क्या है, विद्यालय, गार्डन, और माली कौन है यहाँ पर, अपन, यानी कि शिक्षक। अब एक आती है ड्रेकाली प्रवृत्ति, कौन मानी जाती है, ड्रेकाली। यहाँ पर प्रवर्तक कौन है, ड्रेकाली। प्रवर्तक से संबंधित में एक 5 मिनट की वो पूरी वीडियो है जिसमें 1 नंबर आपका वहां से कंप्लीट कर लो बिना बात के। तो 5 मिनट की टाइम लगेगा आपको, वो सारी विद्या एक साथ, लगभग 30-40 विद्या है, उनके सारे प्रवर्तक उनके नाम सामने मैंने बताए हुए, वो आप उसे कंप्लीट कर लो। प्रवर्तक कौन है, ड्रेकाली विधि के। यह विधि मानसिक रोग से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए, मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब है उसके लिए कौन सी विधि है, ड्रेकाली विधि। इसमें क्या होता है, यह विधि 4 से 19 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा की शिक्षा सुबह दी जाती है और गीत संगीत की शिक्षा शाम को दी जाती है, यानी सुबह सुबह आपको भाषा का ज्ञान करवाया जाता है और शाम को गीत और संगीत की चीजें आपको शाम को करवाई जाती है ड्रेकाली विधि में। नेक्स्ट आती है अपनी डाल्टन विधि। लगभग अपनी 14 ऐसी शिक्षण विधियां जहां से महत्वपूर्ण आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए ये विधियां आपके लिए रहेगी। डाल्टन विधि, सबसे पहले प्रतिपादक, यहाँ पर डाल्टन कोई इसका प्रतिपादक नहीं है, डाल्टन नगर में रहने वाले थे पार्कहर्स्ट, और इसीलिए डाल्टन विधि का जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, हेलन पार्कहर्स्ट, जो कि डाल्टन नगर कहाँ पर है, अमेरिका में। तो डाल्टन विधि दी थी, ऑप्शन में आया था डाल्टन, पार्कहर्स्ट, तो अपन को वहां पर करना था। नेक्स्ट पुराना पेपर है उसमें पार्कहर्स्ट भी दे दिया था, डाल्टन भी दे दिया था। लोग क्या सोचते हैं, डाल्टन भी एक क्या है, व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। डाल्टन क्या है, एक नगर है जिसके रहने वाले थे पार्कहर्स्ट, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर घुमा सकता है तो अपन को घूमना नहीं है, अपन को क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। इस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला को महत्व दिया जाता है। यह माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। बालक पूर्ण स्वतंत्र के साथ अध्ययन करता है। पाठ को कई इकाइयों में बांटा जाता है। बच्चे इस कार्य को एक दिन में पूरा करें या महीने में लगाए, यानी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सप्ताह के कार्य असाइनमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट कहलाते हैं। बात करें भाषा शिक्षण में, यानी भाषा शिक्षण में ठेका देते समय अध्यापक निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त छात्रों को देता है, जैसे पाठ के प्रकार के नाम हो गया, समस्या, लेखन कार्य, कंठस्थीकरण हो गया, सहायक पुस्तिकें हो गया, विभागीय छूट इत्यादि सारी चीजें इसमें की जाती है। यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया है डाल्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो यहाँ से निश्चित तौर पर नवीन शिक्षण विधियों से मुझे ऐसा लग रहा है 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस विधि में गृह कार्य का झमेला नहीं होता है, होमवर्क यहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अब अपनी आती है दूरस्थ विधि। दूरस्थ विधि टेली एजुकेशन या पत्राचार या गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन या मुक्त अध्ययन विधि। तो अपने इसका शानदार एग्जाम्पल है अपना कोटा एजुकेशन। कोटा यानी अपन कोटा वाला, वर्धमान वाला, वही क्या कहलाती है, अपनी दूरस्थ विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस विधि में अध्यापक के स्थान पर पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। दूरस्थ विधि में आपको क्या करेगा, अध्यापक से ज्यादा मेन मोटिव क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। इस विधि में औपचारिक शिक्षण का क्या होगा, अभाव होता है। इसमें छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है। यह विधि स्व अनुदेशन प्रणाली कहलाती है। इसमें प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं होता है। इस विधि में विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार समय, योग्यता, गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। यह विधि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी, क्योंकि वहां पर अपन को टीचर पाठ्यक्रम के अनुसार अपन को उसकी तैयारी करने की होती है। यह विधि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यह विधि शैक्षिक तकनीक के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में वर्णित सभी को शिक्षा देने के अधिकार इस विधि का संभव हो पाया। यह विधि किसान, कामकाजी महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण, गरीब आदि विद्यार्थियों के लिए क्या है, उपयुक्त है। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था का संबंधित है। तो आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल।
अब आती है अपनी व्याख्यान विधि। अगर अपन हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें अगर अपन व्याख्यान विधि नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। बात करें अपन व्याख्यान विधि की, यह विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि क्या है? सर्वाधिक प्राचीन विधि है। यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि ज्ञान स्थानांतरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अभी अपन जो विधि द्वारा पढ़ रहे हैं वह क्या है? व्याख्यान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्याख्यान। यह प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध और कम परिश्रम वाली होती है। यह विधि अध्यापक यहाँ पर सक्रिय है और बच्चा यहाँ पर निष्क्रिय होता है। इसमें समय, धन, श्रम की बचत कम होती है। बात करें आगे अपन भाषा शिक्षण में, इस विधि का प्रयोग आत्मकथा, जीवनी पढ़ने के लिए किया जाता है। यह विधि प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत होती है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि, जहां पर बच्चा सक्रिय नहीं है वो ऑटोमेटिकली वहां पर वो विधि क्या हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी। अब अपने नवीन शिक्षण विधियों में लास्ट सबसे व्यती रहती विधि है, 14वीं है, जिसके अंतर्गत मातृभाषा सिखाई जाने वाली भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण वर्णनात्मक हो। यह किसके लिए? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ तक अपने शिक्षण विधियों का जो शिक्षण विधियां हैं टोटल, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, नवीन की, कोई भी शिक्षण विधि इसमें बाकी नहीं रही है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पाठ्य पुस्तक हो गया, शिक्षण में चुनौतियां हो गया और शिक्षक सहायक सामग्री होगी, इसके बारे में अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अपना सिलेबस लगभग हो चुका है। आगे के सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और सबसे मेन, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ग्रुप में क्या होना पड़ेगा? ज्वाइन होना पड़ेगा। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर ये सारा जो कोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी PDF अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे क्या होगा? आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।